गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी सीए फाइनल की एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की इस फास्ट ट्रैक बैच में, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हमारा पहला टॉपिक विच इज गोइंग टू बी कोड ऑफ एथिक्स, विच इज आल्सो टर्म्ड एज प्रोफेशनल एथिक्स। चलिए दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन होगा जिसमें हम कोड ऑफ एथिक्स के इनिशियली बैकग्राउंड को समझेंगे कि एग्जैक्टली प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, and then we will talk about the CA Act 1949 related provisions which are there in our course and एक बैकग्राउंड अपना और एक बेस बन जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें चीजों को किस तरह से अप्रोच करना है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। वी विल गेट दोस काइंड ऑफ आइडिया। This is one of those chapters which have an importance of 12 to 14 marks in your descriptive part which we discussed yesterday and ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है जो आप एग्जाम में एकदम परफेक्टली सॉल्व कर ही पाएंगे। एमसीक्यू प्रोन बहुत ज्यादा ये सवाल या ये पर्टिकुलर चैप्टर है नहीं। चलिए, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम एंड लेट्स गेट गोइंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत हमारी किससे होगी। मटेरियल आपको जो रेफर करना है दैट इज गोइंग टू बी योर ड्रोन चार्ट्स। इफ यू हैव इट, वंडरफुल। इफ यू हैव नॉट येट रिसीव्ड इट, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। यू कैन बेसिकली रेफर टू व्हाट वी आर रेफरिंग हियर नाउ। सबसे पहले आप देखिए नाम क्या लिखा है मैंने, कोड ऑफ एथिक्स। आईसीआई के मॉड्यूल में आप जाएंगे तो शायद वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोफेशनल एथिक्स। जो भी है अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपके सामने ये कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एथिकल रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब करने की क्या नीड है। अगर कोई चार्ट में लिखना चाहे, शेयर करना चाहे उसके ओपिनियन, तो शेयर करें। अल्टीमेटली व्हाट इज द नीड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग अ कोड। क्या मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेगुलेट करने की जरूरत है? ऑफ कोर्स। क्यों? बिकॉज एवरी प्रोफेशनल बॉडी नीड्स टू बी रेगुलेटेड। आप समझिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर खुलेआम ऐसे होर्डिंग्स लगाना शुरू कर दे जिसमें वो अपने ऑफर चलाने लग जाए। कैसे ऑफर? ओलंपिक धमाका, 5 लोगों के रिटर्न के साथ छठे का रिटर्न फ्री, या हमने वैलेंटाइन धमाका लगा दिया आपके साथ, उसका ऑडिट फ्री, या हमने कोई कमीशन बाजी शुरू कर दी और ओपन ऐड दे दिया है कि अगर आप हमारे पास क्लाइंट लेकर आएंगे तो जो फीस मिलेगी उसमें 10% आपका, और वो क्लाइंट कोई और क्लाइंट लेके आएगा तो 10% उसका, 1% आपका। चेन मार्केटिंग, एमएलएम शुरू कर दी, मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू कर दी। सीए लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप फॉर्म्स बना रहा है। जो लग रहा है जिसका कामकाज ठीक है उनके साथ पार्टनरशिप कर रहा है और बोले चलो जुड़ के साथ में मिलके बड़ा करते। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे अनरेगुलेटेड फॉर्म में जैसे बिंदास काम करना चाहे कर सकता है? नहीं। हर प्रोफेशन को देखा जाए दोस्तों तो इंस्टीट्यूट चाहेगा कि उसे रेगुलेट करना। कारण क्या है रेगुलेट करने का? क्योंकि प्रोफेशन के साथ उसकी जो डिग्री जुड़ी हुई है, जो डेजिग्नेशन जुड़ी हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उसकी अपनी एक ब्रांड इमेज है, एक वैल्यू है, एक अश्योरेंस है। सीए लेटर्स ऑफ ट्रस्ट, आईसीआई ऐसा कहता है। तो ये ट्रस्ट मेंटेन तभी रहेगा कि जब मेरे फैमिली के चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी के सारे मेंबर्स एक रेगुलेटेड फॉर्म में काम करेंगे। तो इसके लिए हर प्रोफेशनल का कोड होता है, फिर वो लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, सीएस हो, हर किसी का एक कोड होगा जो प्रोफेशनल्स है। लेकिन ये कोड क्या कहता होगा? कोड का क्या कॉन्टेक्स्ट होगा? कोड ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ कोड ऑफ अ लॉयर। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अगर आपको पता है कि आपके क्लाइंट ने टैक्स की चोरी करी है तो आप क्या ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे? द आंसर इज यस। अगर नहीं लिखोगे तो आपका कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स कहेगा कि आप गिल्टी हो, आपने मिसकंडक्ट किया है। लेकिन एक लॉयर की बात करें तो लॉयर के पास कोई आदमी गया और उसने बोला भैया मैंने टैक्स की चोरी करी है, तो क्या लॉयर उसका केस लेने से मना कर देगा? क्या लॉयर कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा? और क्या रिप्रेजेंट करेगा तो साफ साफ बोल देगा कि भैया इसने चोरी करी है, पकड़ लो इसे? द आंसर इज नो। इवन अ पर्सन लाइक कसाब कुड गेट अ लॉयर and the lawyer who represented him was not sentenced to any professional misconduct by the bar council, the council that regulates the advocates. क्योंकि उनका जो एथिक्स है वो कहता है that an advocate owes its duty only to the client.
एंड नॉट टू द पब्लिक एट लार्ज। उनका एथिक कहता है सही और गलत, दोषी और निर्दोष कौन है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ये लॉयर डिसाइड नहीं कर सकता। तो जब मुझे पता ही नहीं है कि वो दोषी है या नहीं है, जब तक कि कोर्ट ऐसा प्रूव ना कर दे, तब तक मैं कौन होता हूं ये डिसाइड करने वाला कि दैट पर्सन इज गिल्टी एंड हेंस ही शुड बी सेंटेंस्ड टू पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट। तो लॉयर का कोड ऑफ एथिक्स साफ साफ कहता है दैट यू ओ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू द क्लाइंट whom you are representing and you can keep the information of the client secret against everybody, even against the regulatory bodies। आपने कभी मूवी में भी ऐसा नहीं देखा होगा कि एडवोकेट के यहाँ पर जाके रेट डाल दी गई हो और ये कह दिया गया हो कि भैया एडवोकेट तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट के बारे में सारे पर्चे खोलना पड़ेंगे। कभी आपने मूवीज में भी ऐसा नहीं देखा होगा दोस्तों कि केस एकदम गहमा गहमी में चल रहा है और हमने सामने वाले के एडवोकेट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, हमने बोला अगला हमारा विटनेस है इसका एडवोकेट, और हमें मालूम है बहुत धार्मिक आदमी है, एक बार गीता पे हाथ रख के कसम खा ले तो झूठ नहीं बोलता। आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि अलाउड ही नहीं। तो एक चीज समझिए, हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के अगेंस्ट में नहीं देता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेक होल्डर्स पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट में। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये अलाउड नहीं है कि क्लाइंट का फ्रॉड पता पड़े तो वो उसे छुपा ले क्लाइंट को बचाने के लिए, जबकि शायद लॉयर ऐसा कर सकता है। What I'm trying to say is the code sets the context of your responsibilities, the domain of the working of a professional, and this is why CA फाइनल में प्रोफेशनल एथिक्स का ये चैप्टर हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पे हमेशा सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि कभी भी इंस्टीट्यूट नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा मेंबर बन जाए जिसको उसके कोड का ही नॉलेज ना। तो विद दिस बैकग्राउंड लेट मी आस्क यू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स? So let's have a poll. Is code of ethics and professional ethics are one and the same or they are different? And the way you answer this, let me ask you another question on this. क्या ये एक है या अलग अलग है? So let me ask you whether the ethics of chartered accountant would prescribe misconducts conducted by a chartered accountant in professional capacity or even personal capacity, यानी कि प्रोफेशनल भी और पर्सनल कैपेसिटी भी। लेट्स सी व्हाट यू हैव टू से। क्या बोलते हैं आप लोग? टू मेंटेन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, public at large depends on CA opinion to control the quality, the reputation। बहुत बढ़िया, शाबाश, nice। Let's see what votes we are getting। क्या code of ethics और professional ethics same है या अलग अलग है? Let me put it as same, there is a difference of opinion। Whether the ethics of chartered accountant would prescribe misconducts conducted by chartered accountants in professional capacity or professional as well as personal, so even personal capacity। What do you say? मेरा आपसे सवाल है, एक सीए ने पहली के होते हुए दूसरी से शादी कर ली। पहली वाली को पता पड़ा, उसने इंस्टीट्यूट का दरवाजा खटखटाया और उसने बोला प्रेसिडेंट साहब ये कैसा सीए बनाया आपने, हमारे होते हुए ये किसी और का हो गया। अरे जो हमारा ना हो सका वो क्या किसी और का होगा, वो क्या तुम्हारा होगा, आईसीआई ले उसके अगेंस्ट में एक्शन करो इसका कुछ। प्रेसिडेंट साहब बोलते भाई यहाँ पर मैंने क्या है, ये मैंने जनता की अदालत थोड़ी ना खोल रखी है कि आपके पर्सनल मैटर्स में हम इन्वॉल्व होंगे। बोला रेपुटेशन खराब कर रहा है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके प्रोफेशन की ऐसी हरकत करके। आप समझिए ओलंपिक्स में मना कर दिया गया कि कोई बाहर की दर्शक जनता नहीं आएगी, पर हम तो वो हैं जो क्रिकेट के मैदान में भी छलांग लगा के हाथ मिला के तो आते ही थे, भले ही फिर उसके 3 दिन हमको जेल में डाल दिया जाए, पर कोहली से हमने हाथ मिलाया, धोनी से मिलवाया, तेंदुलकर से भी मिलाया, बकायदा जाते थे और एकदम टी शर्ट पहन के लहराते हुए भारत के झंडे को पूरे ग्राउंड का चक्कर काटते थे। बहुत डंडे पड़ते थे बाद में, पर करते जरूर थे, और बकायदा टी शर्ट पे पीछे लिख के जाते थे आई एम अ प्राउड चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम ओलंपिक्स में भी पहुंच गए और वहां पे एकदम जो दर्शक खाली है एकदम मैदान, उसमें भी अंदर घुस गए और ये तालियां सीटियां बजा बजा के प्रोत्साहन कर रहे हैं। हमें फिर पकड़ लिया गया। इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में, हमारे अगेंस्ट में एक अर्जी दाखिल की गई कि इसकी डिग्री ली जाए या इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। क्या सीए बनाया है तुमने? क्या इंस्टीट्यूट ऐसे मिसकंडक्ट के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है? एंड द आंसर इज यो।
दोस्तों जितनों को लग रहा है प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स अलग अलग है, शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल कंडक्ट प्रिस्क्राइब करना और कोड ऑफ एथिक्स यानी सारे कंडक्ट प्रिस्क्राइब करना। ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है, प्रोफेशनल एथिक्स या कोड ऑफ एथिक्स। क्यों नाम अलग अलग है मैं समझाऊंगा आपको। प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स में ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल और पर्सनल कैपेसिटी वाला डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि कोई डिफरेंस ही नहीं। टेक्निकली आपका जो मैनुअल है, आई विल कम टू दैट अ लिटिल लेटर, दैट इज नोन एज कोड ऑफ एथिक्स। और ये कोड में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है उसके एथिक्स बताए गए। तो जब भी कोई एक प्रोफेशनल को कुछ जंजीरों में बांधा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज द एथिक्स विच वी मेक ऑन दैट प्रोफेशनल। It does not mean that it will only bound the professional while he is acting as a professional or as a chartered accountant. In fact, it will bound him whether he is acting as a chartered accountant or otherwise, because everywhere he is carrying this brand of chartered accountant associated with him. इसलिए इंस्टीट्यूट के अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा है if a chartered accountant does any act that brings disrepute to the profession of the institute, whether done in his professional capacity or not, the institute can hold him guilty for misconduct. क्या कहा है? When a chartered accountant does any act, सब लिखेंगे समझेंगे, अभी बात में देखेंगे इसको, अभी आप सुनिए, पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बनाइए। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, पहले अपना क्या होना चाहिए, अपना माइंडसेट सही बैठना चाहिए, तब तो अपनी अप्रोच पढ़ने की सही बैठेगी। अपने बेसिक्स ही अगर क्लियर नहीं है तो फिर वही हो जाएगा ऑडिट याद करने वाली चीज। इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आपकी कोई एक्ट से इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब होती है इंस्टीट्यूट के ओपिनियन में, अदर मिसकंडक्ट नाम की एक चीज होती है जिसे डिफाइन किया गया। अदर मिसकंडक्ट मीन any act of the chartered accountant or of any act of the member which in the opinion of council brings disrepute to the profession, whether done is in his professional capacity or not, भले ही उसने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में किया हो या ना किया हो, अगर वो एक्ट से ओपिनियन ऑफ काउंसिल, काउंसिल को लगता है कि इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो इंस्टीट्यूट उसके अगेंस्ट में भी या उसके कारण भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। तो अगर एक सीए दूसरी शादी कर ले, इंस्टीट्यूट बोलेगा ये इससे हमारी कोई रेपुटेशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, हमें कोई लेना देना नहीं। पर आप क्रिकेट के मैदान में चले गए, टी शर्ट ऐसे फहरा रहे हो और वहां पे आप लिख रहे हो आई एम अ सीए, देन इन दैट केस डेफिनेटली इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है, प्रोफेशन की इन्वॉल्व हो रही है। इंस्टीट्यूट चाहे तो उसके पास पावर है एक्शन लेने। इसके लिए आप एक चीज समझ जाओ दोस्तों कि हम जो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ने वाले हैं इसमें सिर्फ प्रोफेशनल कंडक्ट्स और मिसकंडक्ट्स कवर नहीं है। अगर पर्सनल मिसकंडक्ट से भी इंस्टीट्यूट को इंपैक्ट होता है तो इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट में एक्शंस ले सकता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर आप एक बार इंस्टीट्यूट के मेंबर बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेंबर बनने के बाद में एक बात तो तय हो गई कि आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगे वेदर एज अ सीए और पर्सनली जिससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन पर कोई आंच आए, क्योंकि अगर किया तो आपके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी एक्शंस ले लेगा। और ये पावर इंस्टीट्यूट के पास कहां से आता है? सीए एक्ट से, रेगुलेशंस से, कोड ऑफ एथिक्स से। This is something which we'll have to now study. तो आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया है। अब एक और सवाल पूछता हूं मैं आपसे, चलो थोड़ा 10 मिनट देते हैं अपन पहले फंडे सही करने के लिए। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स क्या है? इट्स एन एक्ट, इट्स अ रेगुलेशन, इट्स अ गाइडलाइन, इट्स अ मैनुअल, इट्स अ सर्कुलर, इट्स अ नोटिफिकेशन, और क्या क्या होता है? दीज आर रूल्स। हो जाए कमबख्त, ये कोड ऑफ एथिक्स है क्या? ये क्या कोई किताब है, कोई मैनुअल है, कोई एक्ट है, पार्लियामेंट ने पास किया है? इसको क्या है, क्या ये चीज? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बहुत बढ़िया, चलिए जी शशांक, व्हाट डू यू से, क्या बोलते हो, क्या है ये चीज? टेल मी।
आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं हमारे यार दोस्त वोट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, करो 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 करो, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आने दो आने दो। चलिए लेट्स सी व्हाट पीपल हैव सेड। ओके, तो कईयों ने कहा ये रेगुलेशन है, कुछ ने कहा ये गाइडलाइन है, कुछ ही ने कहा ये मैनुअल है, और कुछ एक्ट भी बोल गए। अब समझिए आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, कोड ऑफ एथिक्स अपने आप में एक मैनुअल है। आपने वो रुस्तम मूवी देखी होगी, देखी होगी, आई होप सो, अक्षय कुमार वाली। अरे वो सिंथिया, सिंथिया तो याद होगी तुमको। हाँ 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 हाँ। उस मूवी में आपको याद हो तो वो कहता नहीं था, वो क्या करता था भाई, वो विक्रम 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 क्या विक्रम विक्रम, तो विक्रम का 3 शॉट लगा के उड़ा देता था उसको। पर वो बताता ये था कि भाई उसने सेल्फ डिफेंस में क्या किया है, रिएक्ट किया है, इसलिए उसने मर्डर नहीं किया। ही वाज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ। 3 गोली लगाता है तो भाई केस आता है, तो केस में बताते हैं भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला कि भाई देखो हमारा नेवी का मैनुअल है, नेवी अफसर रहता है रुस्तम, और उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें वो बताता है, कभी आपको याद हो कि भाई हमारे नेवी के मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी क्लोज कॉम्बैट होती है तो 3 के राउंड्स में आपको फायर करना चाहिए। हमारी वो ट्रेनिंग थी जो वहां काम में। वो बताता है भाई मैं अपने आप में अदरवाइज एक बहुत ही आदर्शवादी आदमी, कभी लेट नहीं हुआ, इनफैक्ट 1 मिनट लेट माने हैं, कभी हम पहुंच जाएं तो उसे कोर्ट मार्शल की सजा की जा सकती है। नेवी के मैनुअल में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे मैनुअल में। ट्रिपल शॉट आया याद किसी को, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है दोस्तों, हर एक प्रोफेशन का एक इस तरह का मैनुअल हो सकता है। वो मैनुअल अल्टीमेट में आपको क्या करेगा, चीजों को डिफाइन करेगा, गाइडलाइंस देगा, रूल्स देगा, रेगुलेशंस देगा, प्रोविजंस देगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने एक मैनुअल बना दिया तो उसकी अथॉरिटी मैं कहां से लाऊंगा। किसी ने उसे तोड़ दिया तो मैं बोलूंगा भाई मैं तेरे अगेंस्ट में एक्शन लूंगा, तो भाई पावर कहां से आएगा, मुझे उसको जेल की सजा सुनानी है तो पावर चाहिए। तो पावर तो एक्ट में ही आएगा, पार्लियामेंट से पास करके ही मुझे पावर दिया जाए कि भैया ये एक्ट का प्रोविजन है, उल्लंघन हुआ तो पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट हो। तो कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है दोस्त कि एक होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, भारत का संविधान बना उससे पहले अपन ने एक्ट बना दी, ये है अपना सीए एडवांस्ड। और उसके बाद बनी सीए रेगुलेशन 1988। इस एक्ट के सारे प्रोविजंस प्रोफेशनल कंडक्ट मिसकंडक्ट की बात नहीं करते। रेगुलेशन पूरी की पूरी एक सीए को रेगुलेट करने के लिए नहीं बताई है, उसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी है कि भैया सीओपी के लिए अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिस के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या फॉर्म देने हैं, क्या रजिस्टर रखना, बहुत सारी चीज। उनमें से पिक एंड चूज कर करके जो चीजें हमें लगा कि एथिकल रिक्वायरमेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड है, उन सबको उठा के हमने एक मैनुअल बनाया जिसको नाम दिया कोड ऑफ एथिक्स। ये मैनुअल 2009 में बना था और अब ये सब्सटैंशियली रिवाइज होकर 2020 में बनाया गया। हम जो पढ़ रहे हैं ये कोड ऑफ एथिक्स 2020 कहलाता है। इस मैनुअल में टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम 1 को कहते हैं इंटरनेशनल कोड उर्फ इस्बा कोड, वॉल्यूम 2 को कहते हैं डोमेस्टिक कोड और आईसीएआई कोड, और वॉल्यूम 3 है केस लॉ रेफरेंसर। कोड ऑफ एथिक्स 2009 का फॉर्मेट ऐसा नहीं था, थोड़ा अलग था, उससे क्या लेना देना। 1, 2, 3 तीनों किताबें हैं। जब आप इन किताबों के अंदर जाएंगे तो आपको इसमें कहीं एक्ट का रेफरेंस, कहीं रेगुलेशन का रेफरेंस, तो कहीं काउंसिल की गाइडलाइन का रेफरेंस मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, which is you can say collected together with all relevant provisions which define the ethical requirements of a chartered accountant and are put up in the code of ethics. तो आप ये बोलोगे कि ये इन सब का समावेश है, तो हो सकता है कि कोड ऑफ एथिक्स में हम एक्ट के कुछ सेक्शंस पढ़ें, रेगुलेशन की कुछ रेगुलेशंस पढ़ें, कुछ गाइडलाइंस पढ़ें, पूरी एक्ट हमारे कोर्स में नहीं। आपके कोर्स में जो सबसे काम की चीज है वो है वॉल्यूम 2, क्योंकि ये डोमेस्टिक कोड है। अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोड का कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि
हमारे इंडेस IFRS से मेल खाते, हमारे सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से मेल खाते हैं। इनफैक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या ICI एक इंटरनेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट का मेंबर है जो इस चीज को स्वीकार भी करता है और प्रोपोगेट भी करता है कि इंटरनेशनली अक्रॉस द ग्लोब ऑडिटिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। आज आपके सारे ऐसे ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जैसे देयर आर माइनर डिफरेंसेस। ऐसा करने से आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक ग्लोबल रिकग्निशन भी मिलेगा, हमारे प्रोफेशन को भी रिकग्निशन मिलेगा और हम एक बड़ी बॉडी का भाग भी बन पाएंगे। सेम इसी तरह से जैसे आप स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार फॉलो करते हो, क्या कोई इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स का एथिक भी है? द आंसर इज यस। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, IFAC, जिसकी एक बॉडी है ISBA, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स फॉर अकाउंटेंट्स, जिसने इंटरनेशनली कहा है कि भाई जितने लोग हमारे मेंबर हैं हम चाहते हैं कि ये उनका कोड ऑफ एथिक्स हो, ये वो लोग फॉलो करें। क्योंकि ICI भी मेंबर है तो हमारे ऊपर भी प्रेशर है कि हम उसे फॉलो करें। पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो कोड है ये प्रिंसिपल बेस्ड है, रूल बेस्ड नहीं। प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब है कि ये कोड क्या कहता है, यू शुड रिमेन इंडिपेंडेंट। अब हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, भाई भाई का ऑडिट कर देगा और बोले यार तुम कैसे इंडिपेंडेंट हो गए। तो हमने बोला अरे जब काम की बात आती है ना तो फिर भाई भाई नहीं होता। देखिए हमारे यहाँ तो बचपन से ऐसा होते आया। शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन में दीवार मूवी में भाई सगा भाई होने के बावजूद भी उस पर गोली चला दी थी। तो जब धर्म और फर्ज की बात आती है तो फिर हमारे कर्म और हमारे फर्ज में हमारे रिश्ते आड़े नहीं आते। तो किसने कहा कि भाई का ऑडिट करेंगे तो हमारी इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगी? नहीं होगी भाई, हम तो भाई का ऑडिट करेंगे और इंडिपेंडेंटली करेंगे। आपको लगे तो हम बोल देते हैं कि हमने भाई का ऑडिट किया है, उसकी कंपनी का ऑडिट किया पर इंडिपेंडेंट किया। अब प्रिंसिपल बेस्ड रूल भारत में चलते नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ पढ़ने का लॉजिक अलग होता है। जब अपन कानून पढ़ते हैं, आप इनकम टैक्स पढ़ते होगे तो आधे बच्चे ये नहीं सोचते प्रोविजन क्या लिखा है, आधे ये सोचते हैं कि यार इससे गली कैसे निकाले, तोड़े कैसे। और बचे हुए आधे बोलते हैं जान दे रहे अपने क्या करना, जो लिखा है पढ़ो, एग्जाम पास करो, आगे बढ़ो, बाद में देखेंगे। तो इसलिए इंडिया में हमने कहा कि यार आपका जो फिरंगी कोड है ना, ये बाहर के लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ऐसा माना जाता है, ये लोगों को प्रिंसिपल दो तो ये इसको दिल से मानेंगे, सब्सटेंस में फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ गली निकल जाएगी। तो आप कृपा करके हमें मौका दे कि हमें रूल बेस्ड एथिक्स बनाने दो। हमारे यहाँ हम ऐसा लिख देंगे ना कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ऑडिट मत करो, तो चलेगा नहीं। हमें बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट मतलब आपका, आपके रिलेटिव का किसी भी एंटिटी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो नहीं करना ऑडिट। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब इतना वोटिंग पावर, इतना प्रॉफिट शेयर। आप डायरेक्टर हो तो मत करना, ट्रस्टी हो तो मत करना। इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ का CA ऐसे ढूंढेगा कि अरे यार मैं इसमें फंस गया तो ऑडिट नहीं करूँ, नहीं तो वो तो कर देगा। तो हमने कहा यार इंटरनेशनल कोड से काम नहीं चलेगा, हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक अलग कोड चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर आप IFAC के मेंबर होके ऐसा कर रहे हो। हमने बोला अरे नहीं नहीं, तौबा तौबा, ऐसा नहीं करेंगे, आपका भी कोड फॉलो करेंगे। तो वॉल्यूम 1 में ISBA का कोड है। क्या ISBA का कोड मैंडेटरी है दोस्तों? द आंसर इज यस। आज की तारीख में 3 प्रोविजंस हैं उसके जो भारत में मैंडेटरी नहीं किए गए हैं, जिसको अभी एक्सक्लूड कर दिया है कोविड के कारण, नया प्रोविजन रिवोल्ट के कारण, रेजिस्टेंस के कारण, रिवोल्ट तो नहीं। और ये 3 प्रोविजन बेसिकली क्या है, एक रिलेटिव फीस साइज के आपके एक ही क्लाइंट से मेजर आपकी फीस ना है, ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज ना देने से रिलेटेड कुछ है, और नो क्लार, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन मिले तो किसे रिपोर्ट करना है। ये 3 इंटरनेशनल कोड के नियम है जो भारत में हमने फॉलो नहीं किए। इनको छोड़ के अभी हमने बोला इसको आगे टू बी मेड इफेक्टिव ऐसा कर दिया है। बाकी पूरा का पूरा कोड ऑफ एथिक्स का वॉल्यूम 1 मैंडेटरी है। तो कभी आपको MCQ आ जाए कि वॉल्यूम 1 मैंडेटरी है, वॉल्यूम 2 मैंडेटरी है, दोनों मैंडेटरी है या दोनों ऑप्शनल है, तो आप लिखोगे दोनों मैंडेटरी है। लेकिन CA फाइनल के आपके करिकुलम में वॉल्यूम 2 बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम 1 इज मोर ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड। इसमें थ्योरी क्वेश्चन नॉर्मली जब ये नया नया इंट्रोड्यूस होता है तो कभी एग्जाम में पूछ लेते। इसलिए आप ये कह सकते हो नवंबर 21 और मई 22 तक ये थोड़ा सा रेलेवेंट होगा। जितना स्टडी मटेरियल में दिया एटलीस्ट उतना आपको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद शायद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी ना आए।
विद दिस कॉन्टेक्स्ट अब हमें पढ़े कैसे। अच्छा, वॉल्यूम 3 भी है सर, ये भी बता दो। तो क्या किया था पहले, होता ऐसा था, आज आपके स्टडी मटेरियल में आज भी ऐसा है, आप कोई मिसकंडक्ट पढ़ते हो तो उसके जमाने भर के पुराने जितने केसेस हुए ना, आईसीआई ने उसका एक पूरा ग्रंथ बना रखा है। वो ग्रंथ आईसीआई क्या करता है, बेसिकली केस लॉज के रेफरेंस में हर क्लॉज के नीचे दे देता है। अब क्लॉज 2 लाइन का, उसकी कमेंट्री हो गई 20 लाइन की, और उस पर केसेस आ गए 20 पन्ने के। तो अपन पढ़ते हैं तो ये केस पे केस, केस पे केस। तो आईसीआई ने क्या किया, वो सारे केस लॉज उठा के एक अलग किताब बना दी। केस लॉ क्या है, सिर्फ रेफरेंस के लिए। तो इसको बोला गया केस लॉ रेफरेंसर, आपको जरूरत है तो आप इसे रेफर कर लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी फॉलो करना है, दीज आर मोर ऑफ लाइक इलस्ट्रेशन। आपके मॉड्यूल में भी केस लॉज दिए हुए हैं, यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी ऑफ दोस केस लॉज, यू डोंट हैव टू रीड एनी ऑफ दैट। आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है केस लॉज के ऊपर कि इस केस लॉ के रेफरेंस में आंसर दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई रीसेंट केस लॉ आता है तो कोर्स में इंपॉर्टेंट है, जैसा आपका आईडीटी या टैक्स में होता है। देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ केस लॉ फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम। तो केस लॉ रेफरेंसर, नो रेलेवेंस फॉर एग्जाम। डोमेस्टिक प्रोविजंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इसका ओवरव्यू इज ओनली रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स, वो भी अभी आने वाले 2-1 अटेम्प्ट तक ले लीजिए। हम कैसे पढ़ेंगे, सीक्वेंस क्या होगी, पहले अपन पूरा डोमेस्टिक कोड पढ़ लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और बाद में फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम 1 देख लेंगे, 3 तो देखना ही नहीं है हमको। इस लॉजिक से अपन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। डोमेस्टिक कोड को कैसे बांटा गया, तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए। तो जो वॉल्यूम 2 है उसमें आपको 5 चैप्टर्स मिलेंगे। चैप्टर 1 में कहा गया है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है या नहीं, इतना समझाया गया है बस। चैप्टर 2 में सीए एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डाले गए, प्लस जितने भी आपके मिसकंडक्ट होते हैं वो डाले गए। यानी इन सब में सबसे ज्यादा टाइम और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये। अब इंस्टीट्यूट कुछ चीजें एक्ट में रखता है जो मैंडेटरी है, कुछ चीजों गाइडलाइंस के थ्रू देता है जो बोलता है कि भाई आप जहां तक हो सके फॉलो करें, अनलेस अंटिल यू हैव अ स्ट्रांग रीजन फॉर इट। ये गाइडलाइंस में आता है। दिस इज आल्सो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब सिंगल स्टार इंपॉर्टेंस है, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है उनका। चलिए, ये कोड ऑफ एथिक्स आया 2020 में, इसको लागू किया गया सीए डे 1 जुलाई 2020 से। जो नया कोड आया वो पुराने कोड से क्या डिफरेंट है, ए वॉल्यूम 1 बहुत डिफरेंट है। इनफैक्ट वॉल्यूम 1 चेंज हुआ था 2018 में इंटरनेशनली, इस बार का कोड 18 में नया आया था, तो इंडिया में हम 2019 में नया ले आए थे, उसको लागू हमने 2020 से किया। और जो इंडियन कोड था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, थोड़े बहुत चेंजेस सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड, यूट्यूब वगैरह टाइप के चैनल्स पे आप वीडियो वगैरह डाल सकते हो, नहीं इससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, बाकी कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं थे। पर अमेंडमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और अभी जुलाई 21 में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट पूछे नहीं थे, तो आप मान के चलना नवंबर और मई 22 में अमेंडमेंट्स का बोलबाला रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये पूरा डिस्कशन बेसिकली वॉल्यूम 2 को फोकस करेगा। वॉल्यूम 2 में ही ये देख लीजिए, ये सारे प्रोविजंस है जितने दिए हुए हैं, ये सब वॉल्यूम 2 का पार्ट है। कोड ऑफ एथिक्स के आपको एकदम लास्ट वाले पेज में समरी नोट्स दिए हैं, इनफैक्ट समरी नहीं है, आखिरी में आपके जो क्लॉज है वो बेयर क्लॉज दिए रिवाइज करने के लिए। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। ये सब जो मैं पन्ने पीछे छोड़ रहा हूँ ये सब आपका इंटरनेशनल कोड है, वी विल कम टू इट लेटर। वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन वॉल्यूम 2 आईसीआई कोड डोमेस्टिक कोड। Domestic code में chapter 1 is nothing much important. Very quickly I'll cover this up. You don't have to really put too much of time or thought process into it. ये सिंपली कहता है कि इंस्टीट्यूट 3 तरह के पब्लिकेशंस निकालता है। एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है गाइडेंस नोट। अब आप बताइए कि क्या क्या इनमें से मैंडेटरी है। Which of the followings are mandatory to be followed? एमसीक्यू भी बन सकता है इसके ऊपर। एक बार इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट। कंपलसरी क्वेश्चन में था, पहला क्वेश्चन 5 मार्क का पेपर में। आप एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें चूज कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस अलाउड है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैंडेटरी टू बी फॉलोड, क्या फॉलो करना अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड या स्टेटमेंट या गाइडेंस नोट। चलिए, बिना संविधान कैसे बन गया एक्ट। एक्ट बिना संविधान के कैसे बन गया, क्यों, क्या दिक्कत है उसमें। क्या 1947 से 50 तक हमारे यहाँ कोई एक्ट नहीं बना, कुछ लागू नहीं हुआ। एक्ट तो पहले के भी बने हुए थे।
ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मलाइज हमारा संविधान तब हुआ, प्रोविजंस तो तब भी हुआ करते थे। चलिए, बाकी आप यूपीएससी पीएससी की तैयारी करोगे तो समझिएगा, है ना, आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेटरी टू बी फॉलोड? स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी, स्टेटमेंट आर ऑल्सो मैंडेटरी। लेट्स सी, तो एक चीज समझ लो, स्टेटमेंट इज द मोस्ट लेस नोन टर्म। आप यूं समझ लें, स्टेटमेंट मैंडेटरी होते हैं, फॉलो करना अनिवार्य है। स्टैंडर्ड मैंडेटरी होते हैं, फॉलो करना अनिवार्य है। गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी होते हैं। यानी ये बोल लो ऐसा कि भाई हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा ने जो बोला, घर में जॉइंट फैमिली हमारी, करना ही है फॉलो। चलो ऐसा कर लो कि पापा ने जो कहा, दादा ने जो कहा, मॉम ने जो कहा। अब आप समझिए क्या है, जब भी कोई चीज आती है नहीं और इंस्टीट्यूट खुद श्योर नहीं होता है उस मामले में, क्योंकि नया आया है तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस अभी बहुत वेरी करेगी, तो इंस्टीट्यूट आपको कभी ऐसा नहीं कहेगा कि ऐसा ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट या ऐसे ही ऑडिट करो या ऐसे ही अकाउंटिंग करो। जैसे कारो 2020 आया जो नवंबर 21 में एप्लीकेबल नहीं है, मई 22 में होगा ही होगा। अब कारो 2020 के अंतर्गत 21 पॉइंट्स आए। इन क्लॉजेस को कैसे चेक करना है ऑडिटर को? ऑडिटर को इसके ऊपर गाइडेंस चाहिए। आईसीआई गाइडेंस नोट ऑन कारो 2020 इशू करेगा। सपोज ये कारो 2-4 साल तक चेंज नहीं हुआ और अब काफी सारी चीजें रियल लाइफ में स्टेबल हो गई है, मालूम पड़ गया है कि इस चीज को कैसे ऑडिट करना है, तो फिर उस केस में आईसीआई उसके ऊपर गाइडेंस नोट जो इशू किया था उसमें रिफाइनमेंट करके उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देगा। फर्क क्या होगा इससे? गाइडेंस नोट जब तक है तब तक यू हैव टू फॉलो इट, बट यू हैव गुड रीजंस यू मे नॉट फॉलो इट। तो अगर गाइडेंस नोट सपोज कहता है कि ऑडिटर को इस चीज को चेक ऐसे करना है, पर आपके पास लॉजिक है कि यार ऐसे नहीं करूंगा मैं चेक, तो आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे गाइडेंस नोट में लिखा है कि कारों के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर, इस तरह का स्टेटमेंट देना रिपोर्ट में, पर मुझे लगता है नहीं, मेरे केस में मैं कुछ और देना चाहूंगा, आप दे दीजिए। आपके पास रीजनिंग होना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट में आपके पास वो डिस्क्रिशन नहीं होता है, जो लिखा है आपको वो एज इट इज फॉलो करना है। आईसीआई सब सोच विचार के बना चुका है, अब आपके पास कोई ऑप्शन टू डिविएट नहीं है। ये कहलाता है स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड आज की तारीख में हम उन्हीं चीजों पे इशू करते हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंटरनेशनल बॉडीज के मेंबर हैं। उस रिश्ते से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इशू होता है इंडिया में भी हम उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन नेम से इशू करते हैं। जैसे आईएफआरएस के अगेंस्ट में हम इंडियस या आईएसए के अगेंस्ट में हम इंडिया में ऐसे इशू करते हैं। आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही या स्टैंडर्ड ऑन इंडेस या इंडेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करने वाले हैं। पर कारो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए कारो के ऊपर कभी मैंडेटरी करना भी है तो मैं सिर्फ स्टेटमेंट जारी करूंगा। तो जैसे टैक्स ऑडिट कैसे होता है, आईसीआई को लगता है यार इसमें तो बहुत चेंजेस आते हैं, डायनामिक है, तो आईसीआई इस पे गाइडेंस नोट ऑन हाउ टू डू टैक्स ऑडिट इशू करेगा। लेट्स से एनबीएफसी इसका ऑडिट कैसे करना है, इट कैन इशू अ गाइडेंस नोट, फिक्स हो जाए इट कैन इशू अ स्टेटमेंट, पर वो उसके ऊपर कभी स्टैंडर्ड नहीं देगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार ही हम इंडिया में इशू करते हैं। तो हम आज ये तय कर लिया है कि स्टैंडर्ड हम उसी चीज पे देंगे जो इंटरनेशनली अवेलेबल है और हमारा स्टैंडर्ड उससे मेल खाता है, क्योंकि अगर नहीं खाएगा तो फिर हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम क्यों डिविएट कर। Statement is mandatory but in Indian context. Guidance note can be on any context and it is not mandatory, recommendatory. स्टेटमेंट हो, स्टैंडर्ड हो या गाइडेंस नोट हो, सब ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों मैटर्स पे इशू किए जा सकते हैं। आईसीआई ने यहां साफ कर दिया है कोड ऑफ एथिक्स में कि इन सब में सबसे ऊपर है स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद है स्टेटमेंट और फिर गाइडेंस नोट। तो अगर दो स्टैंडर्ड में कभी आपस में डिस्प्यूट हुआ तो कौन जीतेगा? जो बाद में आया है वो। तो नियम क्या है? ए, नंबर 1 स्टैंडर्ड
नंबर 2 स्टेटमेंट, नंबर 3 गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट है, स्टेटमेंट की बात सुनो। स्टेटमेंट और स्टैंडर्ड में कॉन्फ्लिक्ट है, स्टैंडर्ड की बात सुनो। स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट में कॉन्फ्लिक्ट है, स्टैंडर्ड की बात सुनो। पर दो इंडेस या एस में ही कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? हो सकता है। जैसे लीज का स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया आप इस तरह से बोरिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग करो या आपके इंटरेस्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग करो, पर एस 16 लेट्स से बोरिंग कॉस्ट की कोई अलग अकाउंटिंग बताता है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है। तो जो स्टैंडर्ड बाद में इशू किया गया आप उसको फॉलो करोगे। इसके आधार पे आप स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट की एप्लीकेबिलिटी समझ सकते हो। क्या आज की तारीख में कोई स्टेटमेंट है सर जो रियल लाइफ में इंडिया में एग्जिस्ट करता है? हाँ, पहले स्टेटमेंट ऑन कारो हुआ करता था 2003 की जो कारो थी, पर अब वो गाइडेंस नोट बन गया है 2016 की कारो का, 2020 का भी। आज स्टेटमेंट हमारे पास जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में आपको याद हो वो 6 आइटम्स चेक करके रिपोर्ट करना होती है। पर्सनल एक्सपेंस P&L में डेबिट तो नहीं होगा, लोन शोनेस डिपॉजिट, वो कैसे चेक करना है उसके ऊपर ICAI इशूड अ स्टेटमेंट, मैंडेटरी आपको फॉलो करना। तो ये तरह की चीजें आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट है, ऐसा होता है। पीयर रिव्यू कभी आपने सुना हो, एक सीए दूसरे सीए का क्या करता है? ऑडिट करता है। तो पीयर रिव्यू स्टेटमेंट है वो, तो वो मैंडेटरी है फॉलो करना, पर वो इंटरनेशनल कोई नॉर्म्स के अनुसार नहीं बनाया गया, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट। तो ऐसी चीजें स्टेटमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, नथिंग मच, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं देना है, यहां से रियल अपना काम शुरू होता है दोस्तों। तो दिस इज समथिंग वेयर वी विल एक्चुअली से दैट वेलकम टू कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स, यहां से अपना रियल डिस्कशन शुरू होता है। ठीक है, अभी तक जो आपने सुना समझा ये सब आप यू समझ लीजिए दिस वाज ऑल ज्ञानवर्धक चीजें फॉर यू, दिस वाज helping you more or less to understand basically what exactly code of ethics is, what is the context, and now we start with our first provision with respect to the Chartered Accountants Act. अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? तो टेक्निकली समझने के लिए एग्जाम में लिखना पड़ता है कि सर एज पर वॉल्यूम 2 कुछ नहीं लिखना पड़ता, वो मैं क्वेश्चन आंसर जब समझाऊंगा तब बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी आप सिर्फ सीक्वेंस देखना चाहो तो आप पढ़ रहे हो अभी कोड ऑफ एथिक्स का वॉल्यूम 2 विच इज द डोमेस्टिक कोड का चैप्टर 1 आपने देख लिया, स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट। अब आप चैप्टर 2 में आए हो और अब आप यूं समझ लीजिए कि हम 90% टाइम इसी चैप्टर में रहने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सीए एक्ट और रेगुलेशंस और दूसरे प्रोविजंस जिसको इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ एथिक्स के वॉल्यूम 2 के चैप्टर 2 के अंतर्गत डाला है, जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करता है। यहां पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि एक सीए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। मेरा आपसे सबसे पहले सवाल, क्या लगता है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने ये जो कोड प्रिस्क्राइब किया है, ये कोड, कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, बताएं, इसका जवाब दीजिए। मोस्टली द कोड विल प्रिस्क्राइब, अधिकतर क्या लगता है कोड क्या प्रिस्क्राइब करेगा? चलिए, मोस्टली द कोड विल प्रिस्क्राइब टू डूज फॉर अ सीए और थिंग्स नॉट टू डन बाय अ सीए। यानी नॉर्मली हम क्या करेंगे, कोड प्रिस्क्राइब करेंगे, सॉरी, यूजुअली व्हाट विल वी डू, इंस्टीट्यूट क्या नॉर्मली कोड में क्या चीजें करना है वो प्रिस्क्राइब करेगा या जो नहीं करना है। अब ये पहले से पोल करी हुई है इसलिए दिक्कत है। एनी विच वेज, टू डूज फॉर अ सीए, कोड ऑफ कंडक्ट और थिंग्स नॉट टू बी डन। तो आप सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि हम यहाँ पे क्या प्रिस्क्राइब करने वाले हैं, वो चीजें जो आप नहीं करोगे। ओल्ड और न्यू स्टैंडर्ड में कॉन्फ्लिक्ट आया, नया वाला पुराने को ओवररूल कर जाएगा। अगर पुराना अभी भी जीवित है तो नॉर्मली नया आएगा तो ओल्ड विड्रॉ ही हो जाएगा, बट स्टिल। चलिए अभी आइए, इंस्टीट्यूट ये नहीं बताता सीए ये करे, वो बताता है ये सब नहीं करोगे, करोगे तो आपके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। यानी ज्यादातर समय हम मिसकंडक्ट पढ़ने वाले हैं। What we are going to study in Code of Ethics is misconducts, list of misconducts and not conducts. अगला, कौन से मिसकंडक्ट आईसीआई प्रिस्क्राइब करेगा, प्रोफेशनल या पर्सनल? हमने डिस्कस किया दोनों। कोड ऑफ एथिक्स किसके लिए बनाया गया है, सारे सीएस के लिए या सीएन प्रैक्टिस के लिए? तो मेरा आपसे एक सवाल है, ऑब्वियसली बात है इंस्टीट्यूट एथिक्स सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बनाएगा, ना कि सिर्फ सीएन प्रैक्टिस के लिए, सबके लिए बनाएगा। तो मैं आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, कोड ऑफ एथिक्स विल बी
the same for all CS, or different provisions would apply to CA in practice and CA not in practice? बताएं. Let's see what you have to say. Very good. Majority of you got it right. I cannot have same provisions for all chartered accountants. क्योंकि समझो, generally आप एक बात बताओ, what do you think, in your opinion, CA is prohibited in general, normally, exceptions could be there, to advertise? Yes? No? आपके ओपिनियन में क्या लगता है आपको, सीए नॉर्मली एडवर्टाइज करने के लिए मना किया हुआ है उसको? So CA, in your opinion, CA is prohibited in general to advertise. जनरली हमको लगता है द आंसर इज यस. पर सही बताओ, क्या आपको लगता है इंस्टीट्यूट सारे सीएस को एडवर्टाइज करने के लिए मना कर देता होगा, भले ही वो प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, या सिर्फ सी इन प्रैक्टिस? वेरी गुड. कुमार मंगलम बिल्ला इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्या वो अपनी बिल्ला इंडस्ट्रीज की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते? आई मीन वो सीए है पर सीए की प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप उनको क्यों रोक रहे हो एडवर्टाइज करने से? क्या फर्क पड़ता है इंस्टीट्यूट को? आई मीन प्लीज अंडरस्टैंड, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और सीए बनने के बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ओलंपिक्स में शामिल हो गए और आपने कोई तीरंदाजी या ऐसी कोई हुआ ना, इस बार एक सीए साउथ इंडिया की, शी गॉट सिलेक्टेड इन ओलंपिक्स, शी वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड शी प्लेड वेरी वेल आल्सो. अब अगर आपको कोई ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह मिल रहे हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? आई एम नॉट इन प्रैक्टिस, इन फैक्ट आई प्रैक्टिस तीरंदाजी, आई डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट वी कॉल एज प्रैक्टिस. मुझे क्यों मना कर रहे हो यार, सवाल ही नहीं होता. तो आईसीआई को झूठ कोई भी सीए बोलेगा यानी टैक्स का चोरी किया, फ्रॉड किया, तो हो सकता है ऐसी चीजों के लिए, सारे सीएस के लिए हम क्या करें, एक्शन ले लें. बट एडवर्टाइजमेंट टाइप की चीजें हम सारे सीए को मना नहीं करेंगे. हम सिर्फ किसको मना करेंगे? वी विल प्राइमरली रिफ्यूज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर इन प्रैक्टिस नॉट टू एडवर्टाइज. तो इसके लिए आप एक चीज समझ लो कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ किसके लिए प्रोहिबिटेड है? इट इज प्राइमरली प्रोहिबिटेड फॉर सीए इन प्रैक्टिस. इनफैक्ट इसके बेसिस पे लेट अस ट्राई टू कंक्लूड, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस of misconduct would be for CA in practice or CA not in practice. एक कॉमन क्वेश्चन का जवाब दो. इंस्टीट्यूट ज्यादातर नियम जो बनाएगा वो किसके लिए बनाएगा? वो सीए के लिए जो प्रैक्टिस में है, या वो जो प्रैक्टिस में नहीं है उसके लिए? आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिवॉर्ड फॉर गेसिंग दिस. ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ज्यादातर नियम सीए जो प्रैक्टिस में उन्हीं के लिए बनाएगा. एंड हैविंग सेड दिस, व्हाट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इज, क्योंकि इंस्टीट्यूट की ज्यादातर नियमावली किसके लिए है? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के लिए. तो मेरा सबसे पहला सवाल जो मेरे सामने आता है, दैट इज बेसिकली व्हाट डू आई मीन बाय मेंबर इन प्रैक्टिस. सो आई एम बेसिकली नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट प्रोविजन, हु इज अ मेंबर इन प्रैक्टिस. I am waiting for a moment in the chat or in the Telegram group. Please let me know
व्हाट डू यू मीन बाय हु इज अ मेंबर इन प्रैक्टिस, या आप किसे मानोगे कि ये सीए इन प्रैक्टिस है? हु इज ट्रीटेड टू बी अ मेंबर इन प्रैक्टिस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, कोड ऑफ एथिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले यूँ समझ लीजिए कि कुछ डेफिनेशंस या टर्म्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली हमारी डेफिनेशन लेट्स से हम डिस्कस कर रहे हैं हु इज अ मेंबर इन प्रैक्टिस, और लेट्स से सी इन प्रैक्टिस, CIP। बताइए। बट सर एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिट करने का क्या रीज़न हो सकता है? आएगा, अभी अपना पूरा क्लॉज है एडवर्टीजमेंट कौन सी प्रोहिबिटेड है, क्या रीजनिंग है उसकी। जनरल रीज़न तो यही है कि भाई एक प्रोफेशनल को अपना काम मांगना नहीं चाहिए, काम उसके पास आना चाहिए। इंस्टीट्यूट की सोच ऐसी है कि यू शुड नॉट वर्क ऑन पुश मोड, यू शुड वर्क ऑन पुल मोड। वर्क शुड कम टू यू, यू शुड नॉट गो टू वर्क। क्योंकि जिस दिन आपने पुश करना शुरू कर दिया, देन यू विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वालिटी, यू विल रादर कॉन्सेंट्रेट और स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ वर्क। जबकि प्रोफेशनल्स में ऐसा नहीं होता है। एक डॉक्टर कितनी भी एडवर्टीजमेंट करे, उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास खूब सारा काम आने लग जाएगा। वो रादर अगर अपनी प्रोफेशनसी पर ध्यान देकर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, पेशेंट का ट्रीटमेंट सही से सही करे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही विल बी एट अ स्टेज इन हिज करियर where possibly he'll have that many number of potential patients or people who will be wanting to apply for it, that he'll have to refuse that I'm not able to give treatment to you because I am already having so much of work. Having said that, this is what you understand with कि you should not look for work, you should do your work well, automatically the work should come to you. ये सोच है इंस्टीट्यूट की, आगे डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं दोस्तों कि किसको माना जाएगा। ओह बहुत सारे जवाब आ गए भैया चैट में, लेट्स सी दिस, लेट्स सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेट्स सी क्या बोला गया। Okay, so let's see, somebody is holding COP, authorized to audit financial statement and sign financial statement. He is a CA holding certificate of practice who has applied for membership of the institute, holding COP, having COP and having COP. Okay, so I think more or less we have this conclusion set कि एक chartered accountant in practice कौन है? ये वो बंदा है जिसके पास COP है। यानी अगर आपके पास COP है तो आप CA in practice हो। अब सुनो आप मेरी बात। एडवर्टीजमेंट किसको करना मना है? आपने क्या कहा? जो सीए प्रैक्टिस में, उसके लिए मना है। सीए प्रैक्टिस में कौन है? जिसके पास सीओपी। अभी लेट्स से सीए फाइनल का रिजल्ट आया, राहुल नाम का हमारा एक सीए, मैंने गांधी नहीं बोला, राहुल। ये ऐसा वैसा सीए नहीं है, बहती हवा सा था। चलो हटा, पॉलिटिकल एंगल छोड़ते। रणछोड़ दास नाम का हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पास हो गया सीए, कैंपस में गया प्लेसमेंट के लिए, भीड़ देखी उसने, उसने बोला क्या है ये, हमको तो लगा था सीए बनने के बाद नौकरी हमारे पास आएगी, यहाँ देख रहे तो 2,000 बच्चे अप्लाई कर रहे कैंपस, भयंकर कंपटीशन, छोड़ दिया उसने। पूछा कई लोगों ने उससे कि क्या करेगा आगे, हमने बोला प्रैक्टिस। लाइफ का बहुत ही सिंपल फंडा होता है दोस्तों, सीए करने के बाद आप लोग क्या करोगे? बहुत सिंपल है सर, जॉब लग गई तो जॉब, नहीं लगी तो प्रैक्टिस, नहीं जमी तो कोचिंग। मुझे मत देखो ऐसे, मेरी लग गई थी है ना। तो ये भाई भी प्रैक्टिस में आ गए। कईयों ने पूछा इससे कि यार क्या हुआ, जॉब नहीं करी, लगी नहीं क्या? हमने बोला ऐसी कोई कंपनी बनी नहीं जो हमको रख सके, हम हमारी प्रैक्टिस जमाएंगे। अच्छा, हमने आर्टिकलशिप में खूब सीखा हमारे सीए से, भयंकर, कि क्या क्या जीवन में नहीं करना चाहिए। हमने उसके सारे तौर तरीके देखे। एक छोटी सी कुटिया में ऐसा लगता था प्रैक्टिस चलती थी, क्या ये 1,000-2,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस, उसमें पूरी प्रैक्टिस चल रही है। हमको ऐसा नहीं, अपनी तो क्या बड़ी सोच है, अपन छोटे पिंजड़े में आने वाले। हमने बोला यार अपन कुछ बड़ा करेंगे, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, तहलका मचा देंगे। इस रणछोड़ दास उर्फ राहुल, जो भी कहना है आपको, भाई ने क्या किया, सबसे पहले इसने पेपर में बड़े बड़े इश्तिहार दिया। इश्तिहार में लिखा उसने ग्रैंड लॉन्चिंग, अब आपके शहर में आ गया है मतवाला सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट रणछोड़ दास।
टैक्स ऑडिट स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1, इनकम टैक्स रिटर्न फ्री फॉर फर्स्ट ईयर, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कोई चार्ज नहीं। ये इसने बड़े बड़े ऑफर्स देना शुरू किया, रेडियो में जिंगल चलाना शुरू कर दी। इससे अच्छा और सस्ता कहीं नहीं, मतवाला सीए रणछोड़दास। होर्डिंग्स लगा दी इसने एकदम सड़कों पे, जहां जहां जा रहे हैं सीए दिख रहा है। मॉल्स के बाहर पर्चे बंटवाना शुरू कर दिए, आ गया अब आपके शहर में मतवाला सीए रणछोड़दास। और तो और छोड़िए, इसने एक दिन बड़ा सा पेपर में इश्तिहार दिया और कहा कि आज हमारी ग्रैंड ओपनिंग करेंगे हम, उसके लिए आप सभी को न्योता है, सभी लोग आइए, सबको निमंत्रण दिया है हमने, आइए आज शाम को 7 बजे से डिनर खत्म होने तक रेडिसन होटल चौराहे पर बुलाया हमने। अच्छा, हमने भी जो ऐड दिया ना, उस ऐड में बड़े बड़े से लिखा डिनर फ्री फॉलोड बाय डिनर, बाकी सब छोटा छोटा। लोग देखे ऐसे बड़ी भारी भरकम उम्र में लोग आ गए, सारे कोविड प्रोटोकॉल तोड़ दिए गए, ये बड़ा सा जमावड़ा लग गया, एकदम पुलिस फोर्स बुलाना लग गई, बीएसएफ लाने की जरूरत पड़ गई, ऐसी भयंकर भीड़। हम आए मंच पे, हमने माइक थामा, ज्यादा कोई बातचीत नहीं करी और हमने कहा देखिए दोस्तों, आपको जो सेवाएं चाहिए आपको वो सब मिलेगी, और कीमत कितनी, आइए और रजिस्टर में अपना नाम लिख जाइए और क्या सेवाएं चाहिए वो लिखिए, आपका नंबर डाल दीजिए, जो आपका रजिस्टर पर सीरियल नंबर उतनी आपकी फीस। आपका रणछोड़दास डिनर लग चुका है, और ऐसे नारे लगना शुरू होगा, हमारा सीए कैसा हो, रणछोड़दास जी जैसा हो, ऐसे बोले यार अब तो यही, और फिर सब बोलने लग गए हमारे सीए ने क्या बेवकूफ बनाया, इसने इतने पैसे लिए, एकदम माहौल बन। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब भी आए थे उस सेमिनार में, क्यों, क्योंकि कईयों ने कंप्लेन करी जो पुराने सीए थे कि बोले यार ये क्या सीए बना दिया इसने, एकदम तहलका मचा दिया, हालतें खराब कर दी, क्या हो रहा है। तो वो भी आए, उन्होंने देखा, बोले यार ये क्या कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट साहब बैक स्टेज गए रणछोड़दास से मिलने, उन्होंने बोला रणछोड़दास इधर आइए। हमने बोला अरे प्रेसिडेंट साहब, आपको तो ICI.org पे बहुत बार देखा है हमने, आपका ही चेहरा दिखते रहता है वहां पे। उन्होंने बोला अरे थैंक यू। हमला बताइए सर, आप भी आए यहाँ पर, आपकी भी कोई ऑडिट कराना है क्या, आपकी फर्म का भी ऑडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने नाम नहीं लिखा तो कोई चिंता नहीं, आपका नाम हम लिखेंगे और सीरियल नंबर छोड़िए, कोई फीस नहीं लेंगे। उन्होंने बोला ये सब छोड़ो, ये सब क्या तुमने नाटक लगा रखा है, क्या मंच बना रखा है, ये सीए हो भी या नहीं। हमला साहब कैसी बात करते हो, मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपने साइन करके दिया, आप ही भूल गए। बोला भैया तुमने सीए पास किया है तो क्या ऑडिट पढ़ा नहीं पढ़ा, कहां से पढ़ा। रणछोड़दास ने बोला ये भी कोई पूछने की बात है, अरे बोला आए कितने तुम्हारे ऑडिट में, 40। उसने बोला क्या बात कर रहे हो सर, 96 आए हमारे। वो तो अभी बेस्ट पेपर रिवॉर्ड का अभी आता नहीं है, आपके प्रोसेस बड़े स्लो हैं, पर ऑडिट में तो पूरी उम्मीद है हमारे पास ही आएगा। उन्होंने बोला 4 मार्क का कोड ऑफ एथिक्स ही गलत करके आया होगा ये। हमने बोला अरे नहीं, वो तो आपने जनरल डिडक्शन के काट दिए, नहीं तो पूरे 100 थे हमारे। बोला ये सब बातें बंद करो, तुमने अगर इतने सारे मार्क्स लेके आया तो तुमको मालूम नहीं है कि कोड ऑफ एथिक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक सीए एडवर्टाइज नहीं कर सकता। हमने बोला प्रेसिडेंट साहब कैसी बात कर रहे हो, कुमार मंगलम बिल्ला एडवर्टाइज करता है, आपने मना किया। बोले वो प्रैक्टिस में नहीं, मैं प्रैक्टिसिंग सीए की बात कर रहा हूं। मैंने बोला सर आप बताइए हु इज अ सीए इन प्रैक्टिस। उनका somebody who holds COP। हमने बोला सर वी डोंट हैव अ COP। उन्होंने बोला COP नहीं है तो फिर ये सारे ऑडिट कैसे करोगे। हमने बोला बस अप्लाई करेंगे, इनफैक्ट अच्छा हुआ आप आ गए, कभी आप दिल्ली तक जा रहे हो तो आपको ही एप्लीकेशन दे दे, तैयार रखी हुई है, ले जाना ना, जरा सबमिट कर देना, कुरियर का खर्चा बचेगा, क्योंकि हम जन सेवा में लगे हुए, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते। तो उन्होंने बोला इसका मतलब तुम्हारे पास COP नहीं है। हमने बोला नहीं। तो हमने बोला ये सारी सेवाएं, हमने बोला अभी दी थोड़ी ना, एक साइन नहीं करी हमने, कहीं कर लियो तो अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और अब आपको COP के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप COP दे दो। बोला और COP दे देंगे फिर तुम मेंबर इन प्रैक्टिस बन जाओगे, फिर तुमको पकड़ लेंगे, ऐसी एडवर्टीजमेंट करोगे। हमने बोला कैसी नादान बातें कर रहे हो साहब, जरूरत लग रही है आपको एडवर्टीजमेंट करने की, अब इतना सारा काम है, आप तो कोई अच्छे लोग हो तो बताना, आपके पास भी कभी फुर्सत हो तो पार्ट टाइम पार्टनरशिप भी स्वीकार करते, काम ही काम आ गया।
अरे प्रेसिडेंट साहब बोले यार ये तो खतरनाक चीज निकला यार, इसने तो क्या कर दिया, उन्होंने नंबर लिया। बोले यार किसने पढ़ाया, बात कर यार, हमको भी समझना पड़े। खैर मुद्दे की बात समझो। अब आप, अगर ऐसा मैंने नियम बना दिया तो लोग क्या करेंगे, गली निकाल लेंगे। इसके लिए नियम ऐसा नहीं कहता है कि अगर आपके पास सीओपी है तो आप सीएन प्रैक्टिस हो। नियम ऐसा कहता है कि अगर आपने जो सेवाएं सीवे देता है, अगर आपने वो सेवाएं दी या देने का ऑफर दिया या लोगों के सामने अपने आप को एज एन अकाउंटेंट दर्शाया, तो इन सब केसेस में मान लेंगे कि यू आर अ मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। एंड इफ you come under the definition of member deemed to be in practice, then you will have to first apply for a certificate of practice. And if you become a member deemed to be in practice without applying for a certificate of practice, you will be held guilty. माना जाएगा आपने सी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया। यानी रणछोड़दास जी क्या सी इन प्रैक्टिस थे? जिस दिन उन्होंने एक इश्तिहार दिया उसी दिन वो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस बन गए। क्या उन्होंने सीओपी लिया था उस दिन? नहीं लिया, तो वो उसी दिन गिल्टी हो गए। क्यों? क्योंकि डीम टू बी इन प्रैक्टिस होने से पहले सीओपी लेना है। तो इस कदर सोच समझ के लॉ बनाया गया है कि अब अगर आपको एडवर्टाइज भी करना है, इफ इट ऑल अलाउड हो, ऐसे तो अलाउड नहीं है, बट अगर आपको किसी रिश्तेदार को बोलना भी है कि भैया मैं सीओ और प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आपको बोलने से पहले क्या करना पड़ेगा? सीओपी लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। तो अब क्रम क्या होगा? एक सीए को सबसे पहले क्या लेना है? अगर प्रैक्टिस करने की चाहत है तो पहले सीओपी ले। प्रैक्टिस करने की चाहत मतलब साइन करना नहीं, कहना भी कि मैं सीए का काम करता हूं, सेवाएं देता हूं, ये कहने से पहले भी सीओपी लेना पड़ेगा, अदरवाइज विल बिकम डीम्ड टू इन प्रैक्टिस। और इंस्टीट्यूट कहता है एवरीबडी हु हैज सीओपी इज आल्सो अ मेंबर हु इज इन प्रैक्टिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज अ मेंबर इन प्रैक्टिस, तो आप ये बोलोगे कि there is no definition of member in practice, there is a definition of member deemed to be in practice. Who is a member deemed to be in practice? Anybody who renders or offers to render specified services, usually referred by a chartered accountant. We will study the specified services. And if you become a member deemed to be in practice without having a COP with yourself, you will be deemed to be guilty. Plus, anybody who is having COP is also treated as a member in practice, even whether he is offering those services or not offering. तो दोनों चीजें हो गई। रणछोड़दास भी सीए इन प्रैक्टिस है। कोई ऐसा सीए जो सीओपी लेके बैठ गया है पर जॉब वॉब करता है, कोई काम करता ही नहीं है सीए वाला, तो भी वो मेंबर इन प्रैक्टिस है क्योंकि उसके पास सीओपी है। तो दो लोगों को मेंबर इन प्रैक्टिस या डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान रहे हैं, एक जिसके पास सीओपी है या एक जिसने कोई सेवाएं देने की बात करी, ऑफर किया या सेवाएं दी, या लोगों को अपने आप को एज एन अकाउंटेंट गिविंग सर्विसेज पब्लिश किया है, बताया है, लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट किया है। ये सब लोग डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस है, इनको पहले सीओपी लेना पड़ेगा। मैं सेक्शन के रेफरेंसेस वगैरह देके आपको समझाता हूँ, बट सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए। तो ये पूरी कहानी समझ के आपको क्या समझ में आया है? नंबर 1, इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब सारे मेंबर के लिए किया है। नंबर 2, ज्यादातर इंस्टीट्यूट मिसकंडक्ट बताता है। नंबर 3, ज्यादातर मिसकंडक्ट सीए इन प्रैक्टिस के लिए है। नंबर 4, सीए इन प्रैक्टिस क्या है, सीए डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस क्या है, ये समझिए। और सीए डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीए एक्ट 1949, जो हमारा पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। सीए डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। नॉर्मली सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है पर उसमें क्लॉजेस होते हैं 1 2 3 करके, यहाँ पे सबसेक्शन है तो इट इज 2 ब्रैकेट में 2 सबसेक्शन 2। लेट अस कम टू दैट डेफिनेशन ऑफ मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आया, तो लेट अस कम टू सेक्शन 2 टू मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। इसको अगर आप चाहें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 में से 2 स्टार दे सकते हैं। हमेशा मैं जब भी इंपॉर्टेंस लेवल दूंगा आई विल गिव इट आउट ऑफ 3 स्टार। 3 मींस वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मींस रीजनेबली इंपॉर्टेंट, 1 मींस लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कूल, बढ़िया। किसानों की जगह SCI की न्यूज आना शुरू हो गई अगर एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। Let us see what is the definition. It says a member of the institute will be deemed. इंस्टीट्यूट का आई बड़ा होना चाहिए था, कद छोटा कर दिया इंस्टीट्यूट का,
कुछ कुछ हरकतें भी ऐसी रही उनकी, एनी विच वेज। मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, मेंबर का मतलब क्या है, पहले ये पढ़ना है तो ये समझ लो मेंबर किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, जिसने एग्जाम पास कर लिया, इंस्टीट्यूट को कम्युनिकेशन स्किल्स और आईटीटी के पैसे का चढ़ावा दे दिया, सॉरी कोर्स ट्रेनिंग अटेंड कर लिया और मेंबरशिप के लिए अप्लाई करके सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया, तो हैज पास द एग्जाम, completed articleship training, completed GMCS or any other course, submitted the application and fees to the secretary. How to become a member? ये करने के बाद जब आपके पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट आएगा, जब आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम चढ़ा दिया जाएगा और आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, उसके बाद ही आप मेंबर कहलाओगे। टेक्निकली स्पीकिंग सीए बनने के या एग्जाम रिजल्ट आने के अगले ही दिन या उसी क्षण आप सबसे पहले जाते हैं सोशल मीडिया पे। आजकल भाई अपन पहले क्या करते हैं, रिजल्ट आया उसके बाद सबसे पहला काम हम पैरी पौना नहीं करेंगे, माता श्री बाबूजी का आशीर्वाद नहीं लेंगे, सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पे अपडेट करना है, स्टेटस अपडेट, ब्रॉडकास्ट कि नाम बदल लो अपनी फोन बुक पे, लगा दो 2 अक्षर सीए के नाम के आगे। क्यों? क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप मेंबर बन गए हो? क्या फाइनल एग्जाम पास करने के बाद आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हो? टेक्निकली नहीं। फाइनल एग्जाम पास करना, ट्रेनिंग कंप्लीट करना, जीएमसीएस वगैरह का कोर्स पूरा करना और अप्लाई करने पे जब आएगा मेंबरशिप आपके पास सर्टिफिकेट, तब आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हो। उससे पहले कह दिया तो क्या गलत है? हाँ गलत है। क्या इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है? हाँ ले सकता है। कभी लेता है क्या? नहीं, वो अलग बात है। एक्ट एज पर और इन फैक्ट लॉ in practice and law as per the books could be different. हमें एग्जाम पास करने के लिए लॉ इन प्रैक्टिस लिखना है, वी डोंट हैव, सॉरी लॉ इन रियल लाइफ जो है एज पर बुक्स है वो लिखना है, इन प्रैक्टिस नहीं लिखना, क्योंकि व्हेन अ प्रैक्टिस इज रॉन्ग इट इज रॉन्ग, it is widely accepted, ideally the law should change, but then that doesn't happen, so we have to study law as it is given in the books. Sir, what is the meaning of studying such a law which is not really followed? So it is not that the law is not followed, some provisions of the law may not really be followed widely. Then what is the purpose? You should change that particular law. Sometimes you cannot. How will you allow a CA to say that you are a CA without being a member? तो you rather say कि चलने दो, जो चल रहा है वो वाली बात है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सर कभी ऐसा, या एमसीक्यू आ गया जिसमें लिखा है फाइनल एग्जाम पास कर ली और बंदा अपने आप को सोशल मीडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा है, तो आप बोलोगे कि बंदा गिल्टी है। हम बोलेंगे गिल्टी कैसे, अभी तो मेंबर बना ही नहीं है, तो आईसीआई उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेगा? पूरा अभी समझ लो कि हौले हौले आएंगे, इसके लिए भी आईसीआई को पावर्स दिए जाते। तो सबसे पहली बात, मेंबरशिप नंबर या सर्टिफिकेट जब आएगा तभी आप अपने आप को मेंबर कहोगे। मेंबर का मतलब, अब जब भी बोले मेंबर मतलब सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। चले, तो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी इन प्रैक्टिस और डीम टू बी इन प्रैक्टिस के लिए कोई अलग प्रोविजन है या सेम है? मेरे दोस्त, तो वापस से दोबारा मैं कह देता हूं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सी इन प्रैक्टिस, देयर इज ओनली अ डेफिनेशन ऑफ मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस। एनीबडी हु इज डीम टू बी इन प्रैक्टिस हैज टू फर्स्ट ऑब्टेन अ सीओपी। वन हु हैज द सीओपी will be treated as a CA in practice, but there is no definition of CA in practice. जिसके पास COP है वो CA in practice है, आप बोल सकते हो ऐसा। क्या CA in practice के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स लगता है? ऐसा नहीं है, डीम टू बी इन प्रैक्टिस के ऊपर भी लगता है। तो अपन उसमें ज्यादा सर्कुलर रेफरेंस में कंफ्यूज ना हो, चीजें क्लियर है। You will be deemed to be in practice, you should first obtain COP. You don't do that, you are guilty. Once you obtain COP, obviously you are a CA in practice. चलिए, A member of the institute will be deemed to be in practice when? कब? जब वो अपने आप से या पार्टनरशिप किसके साथ? कोई दूसरे सीए या मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन। आज की तारीख में एक सीए दूसरे सीए के साथ और मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन, TBD later, to be discussed later,
नवंबर 21 एग्जाम के लिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता अदर देन सी इन प्रैक्टिस। लेकिन नवंबर 21 की एग्जाम के बाद मई 22 में आप कह सकते हो कि कुछ लोगों के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज एन अमेंडमेंट विच हैज कम अप रिसेंटली। वी विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल लेटर, नॉट नाउ, सो लेट्स होल्ड ऑन फॉर दैट। अभी आप दूसरे प्रोफेशन बेसिकली CS CMA टाइप के प्रोफेशंस, अभी आप ये छोड़िए, अभी आप ये समझिए कि एक सीए अगर इंडिविजुअली या पार्टनरशिप में, तो लेट्स से कि आप इंडिविजुअली, पहला पॉइंट इंडिविजुअली या पार्टनरशिप, किसके साथ? कोई सीए इन प्रैक्टिस या स्पेसिफिक मेंबर्स के साथ। क्या करता है? कंसिडरेशन के लिए, पैसे के लिए, कंसिडरेशन हो सकता है उसको मिल गया, हो सकता है मिलने वाला। क्या करता क्या है? स्पेसिफाइड सर्विसेज परफॉर्म करता है। तो मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस है। तो कंडीशन नंबर 1 वो इंडिविजुअली या पार्टनरशिप में कर रहा है। कंडीशन नंबर 2 पैसे के लिए कर रहा है। कंडीशन नंबर 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज दे रहा है। आगे अपन पढ़ेंगे देने में ऑफर करना भी आता है, तो वो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस है। स्पेसिफाइड सर्विस क्या होगी अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रीफ में आप समझ लो। अकाउंटिंग सर्विसेज, ऑडिटिंग सर्विसेज, टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज, इस तरह की सेवाएं हैं। इसको अपन बाद में पढ़ते हैं, पहले वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मैं सीए बन गया, मेंबरशिप नंबर ले लिया, उसके बाद में अगर मैं सिर्फ जाके कोई जगह की अकाउंटिंग करता हूँ और अकाउंटिंग सर्विसेज डीमिंग सर्विसेज में आती है, तो मैं डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। पर मैंने जैसे आईटीसी में जॉब ज्वाइन करी और वहां पे मैं उनके इंटरनल ऑडिट डिवीजन में था, तो मैं आईटीसी का इंटरनल ऑडिट करता था। इंटरनल ऑडिट इज आल्सो कवर्ड अंडर डीमिंग सर्विसेज। सारे तरह के इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिट सब कवर्ड है, सब मान लो अभी आप। तो मैं आईटीसी में एज एन एम्प्लॉय वहां का इंटरनल ऑडिट आईटीसी के लिए कर रहा हूं। क्या मैं डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाऊंगा? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। सो सीए हु इज in his job conducting audit of his employer, internal audit of his employer, whether he'll be deemed to be in practice, yes or no, and why? क्या मैं deemed to be in practice हूं? हाँ, ना, और क्यों? किसी ने पूछा है मेंबरशिप लेने से पहले आप एडवर्टाइज कर सकते हो, कर दो, पर आप अपने आप को मेंबर मत बताना। तो वो तो सीए की डिग्री लेने, क्या सीए की एग्जाम पास करने से पहले भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? बीकॉम आदमी भी एडवर्टाइज कर सकता है, प्रॉब्लम कहाँ है उसमें? तो मेंबरशिप लेने से पहले करो एडवर्टाइज, कोई दिक्कत नहीं। पर आप ये लिख ही नहीं पाओगे कि हम ऑडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सीए हो ही नहीं अभी, तो आप कैसे लिखोगे हम ऑडिट करते हैं? स्टार्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट करते हैं, तो वो तो बिना सीए किए भी आप एडवर्टाइज कर सकते थे, ऐसा। वेरी गुड, somebody has given a reasoning also। क्या ऐसे डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानेंगे? नहीं। तो इंडिविजुअली का मतलब होता है अपने नाम से या प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप में। इट कैन बी इन एलएलपी ऑल्सो। यानी अगर आप किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉई जॉब करते हो और डीमिंग सर्विसेज देते हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहा हूँ। इनफैक्ट आप ये सर्विस नहीं दे रहे हो, आप तो अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे काम कर रहे हो। तो you are not giving service to anybody. In fact, you are in service of your employer. Hence, this will not be treated as giving services individually or in partnership. तो समझने के लिए इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटरशिप या अपने नाम से, पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप में फॉर अ कंसिडरेशन, पैसे के लिए आप कोई काम करते हो, तो आपको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। तो इफ आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन हियर, लेट्स आस्क टू सीएस, दो सीए, excuse me, let's say Bikram and Bala have made a company performing internal audit, tax consultancy, etc.
they'll be deemed to be in practice, not deemed. Obviously they are giving it for a consideration. And these two CAs are actually what? CAs, let's say, are directors in the company. क्या बोलोगे? थोड़ी सी एक बार पटरी अपनी बैठ जाए, साथ में आ जाए, अपन धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेंगे, उसकी चिंता मत करना. बट एक बार थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बैठ जाए, एक अपन सोच अपनी थोड़ी सेट हो जाए, तो फिर उसके बाद. तो ये क्या कर रहे हैं? ये इंटरनल ऑडिट वगैरह सब कर रहे हैं. क्या ये सीए डीम टू बी इन प्रैक्टिस है या नहीं है? द आंसर इज नो, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग इट इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और इन पार्टनरशिप. कंपनी नहीं लिखा है तो तुमने क्यों माना? नहीं है, खत्म. सर तो ये तो बढ़िया गली हो गई, हर कोई अपनी कंपनी बना लेगा और वो कंपनी बना के वो सारी सेवाएं देगा. इसको इंस्टीट्यूट दूसरी तरह से पकड़ता है. सुनना मेरी बात, आगे आप पढ़ोगे, एक सेक्शन है सेक्शन 25, जिसमें कहा गया है कि अगर आपको कोई अटेस्टेशन वर्क करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, समझ लो. अटेस्टेशन का मतलब जब भी कोई आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट साइन करना है, wherein you sign basically because of your authority of signing as a CA in practice, company audit, tax audit, etc. तो वो साइनिंग की अथॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की कैपेसिटी में मिलेगी और कोई कैपेसिटी में नहीं मिलेगी. मतलब क्या हुआ इसका? सीए बनने के बाद अगर आपको कोई भी स्टैट्यूटरी असाइनमेंट करना है जहां पे आपको वो काम करने का पावर लॉ ने दिया है, उदाहरण के तौर पे कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, अब तो जीएसटी ऑडिट हट गया, नहीं तो वो भी, तो वो काम आईसीआई ने बोला है सिर्फ कौन करेगा? एक सीए जो या तो इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा है या पार्टनरशिप में कर रहा है, बस. तो अगर आपने एक कंपनी बनाई और आप उस कंपनी के नाम से काम कर रहे हो, ये सोच के कि अब आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं होगे बिकॉज यू आर नॉट कवर्ड इन दिस डेफिनेशन, which is correct, but then you will also not be able to do any kind of attestation assignments. यानी आपका साइनिंग पावर खत्म, आर्टिकल्स भी नहीं रख पाओगे. बेसिकली आईसीआई आपको क्या कहता है? एक वरदान देता है कि अगर तुमने सीए की प्रताड़ना झेली है तो ये सारी प्रताड़नाएं झेलने के बाद अब हम तुम्हें एक वरदान देते हैं. कैसा वरदान देते हैं? इस वरदान में हमने तुम्हें 10 बंधुआ मजदूर दिए, 2,000 रुपए महीने के, जिससे तुमको जैसे जो काम कराना है 11 से 6 में कराओ, जिसको हम आम जनता के सामने आर्टिकल्स का नाम देंगे. ये वरदान भी नहीं मिलेगा आपको. ये सब चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगी? प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या इंडिविजुअल नाम से करो, और जैसे ही आप इस नाम से करोगे आप यहाँ पे डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो जाओ. मैंने बोला नहीं चाहिए हमें आर्टिकल, ऐसे भी नहीं मिलते. नहीं करना हमें टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट, हम करेंगे दूसरे काम जहाँ कोई स्टैट्यूटरी अधिकार की जरूरत नहीं है. तो मेरे भाई तुम वो सीए किए बिना भी कर सकते थे, कौन रोकता तुमको? बस यही है कि लोगों को अब तुम बोल सकते हो कि भाई क्वालिफिकेशन आया चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतना फर्क पड़ गया है, बाकी कोई फर्क नहीं. आया समझ में? तो अगर आप कंपनी बना के ये सारी सेवाएं दोगे जो कि अलाउड है, कंपनी पे दे रहा, ऑब्वियस सी बात है जितनी अलाउड है देगा, तो भी आप डीप टू बी प्रैक्टिस नहीं बातें चाहोगे बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इट द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल और विद पार्टनरशिप. आई भाई बात समझ में? खूब. अच्छा आप बताना भूल गया आप लोग दोस्तों, इमोजीज भी डाल सकते हो चैट पे. विंडोज में अगर आप बैठे हो तो विंडोज की और फुल स्टॉप वाली की अगर आप प्रेस करोगे तो इमोजी बटन आएगा, बढ़िया इमोजीज डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आएगी. और ऐप पे बैठे हो तो आप बढ़ाए मोबाइल से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कंसिडरेशन, सीए जॉब लग गई, साल भर तक छुट्टी नहीं दी उन लोगों ने, साल भर बाद आए घर, थक गए, ऐसे पूरी बॉडी में थकान हो गई. आर्टिकलशिप बेहतर लगती थी पर पैसा इतना मिल रहा है कि हमने बोला यही बढ़िया. 15 दिन की छुट्टी मिली है, पेड लीव, बढ़िया. हमने बोला घर पे जाएंगे, सोएंगे, माँ के हाथ का आलू का पराठा खाएंगे, कुछ नहीं करने वाले. आए अगले ही दिन बाबूजी ने बोल दिया अरे यार वो हमारे इनकम टैक्स के रिटर्न बाकी है, सोच ही रहे थे तू आएगा तो भरवा लेंगे यार, जरा ये सब करवा दे. अब इनकम टैक्स के रिटर्न भी डीमिंग सर्विसेज में आते हैं. अपन ने बोला कैसे बचे? हमने बोला बाबूजी क्षमा करें, अगर आपके इनकम टैक्स के रिटर्न हमने भर दिए ना
तो हम डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस हो जाएंगे और हमें सीओपी लेना पड़ जाएगा और हम जॉब में हैं। और आगे अपन पढ़ेंगे कि प्रैक्टिस का सीओपी और जॉब दोनों साथ साथ ऐसे नहीं करी जा सकती, इंस्टीट्यूट से परमिशन लेना पड़ती है। तो हमने बोला सॉरी बाबूजी, अगर हमने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपका रिटर्न फाइल भी कर दिया बना के तो हम डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस हो जाएंगे और डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस होने के कारण हमें पहले सीओपी लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो गिल्टी मान लिए जाएंगे, इंस्टीट्यूट हमारे अगेंस्ट एक्शन ले लेगा। इसलिए या तो मुझे इंस्टीट्यूट से परमिशन लेने दो कि मैं जॉब के साथ साथ क्या सीओपी होल्ड कर सकता हूं, फिर आपका ये रिटर्न फाइल कर दूंगा, या फिर आप मुझे प्लीज माफ कर दो। आप बताइए कि आप सही बोल रहे हो? सही बोल रहे हो? बाबूजी ने बोला एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 अ मेंबर इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस इफ ही इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप फॉर अ कंसिडरेशन received or to be received performs any of the deeming services. I am not going to give you any consideration for this, hence you will not be deemed to be in practice. You can do this. बाबूजी क्या बात कर रहे हो, आप भी सीओ फाइनल? उन्होंने बोला हाँ यार, 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो छोड़ दिया अपन ने, फिर तेरी मम्मी मिल गई थी तो अपना ध्यान उधर चले गया। एनीवेज छोड़िए अब आप बात को, तुम मुद्दे की बात समझना। कभी आप जॉब कर रहे हो, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अपन सीए हैं जॉब में और अपने साथी सब क्या है, इंजीनियर है, कोई एमबीए है, इनके इनकम टैक्स के रिटर्न अपन फाइल कर देते हैं, वो मुफ्त में कर देते हैं, यार भाई है अपना, यार है अपन, यारबाज आदमी। क्या इसके लिए हमें डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा? नहीं, क्योंकि पैसे नहीं ले रहे। पर अगर अपन ने बोला यार यारी दोस्ती अपनी जगह, प्रोफेशनल रिलेशनशिप अपनी जगह, अपन ने सबसे पूछा यार क्या हुआ टेंशन में, क्यों? बोला यार इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना समझ नहीं आता। हमारे बाबूजी के सीए को बोला तो बोलता है 5,000 रुपए लगेंगे। हमने बोला कैसी बात कर रहा भाई, ये तो अपना 500 रुपए में फाइल कर देंगे, अपने के लिए तो क्या है यार, ये तो ऊपर की कमाई तो कितने भी। भाई देखो स्टाइपेंड के 2,000 में उतना मजा नहीं आता जितना कन्वेंस में 200 रुपए बचा के आता। तो अपन ने बोला यार भाई अपन फाइल करेंगे, तो हमने 500 रुपए लेके अपन ने बढ़िया एक दिन क्या किया, कैंप लगाया, वैक्सीनेशन टाइप का रिटर्न कैंप। हमने बोला जितने एम्प्लॉय को करना है 6 बजे बाद ऑफिस में ही बैठ जाते, सब चले जाते हैं, आ जाओ रिटर्न तुम्हारे खट 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 बना के फाइल कर देंगे, 500 रुपए नकदी। क्या आप डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस है? सबसे पहली बात, क्या आप सीए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में दूसरों को ये सेवाएं दे रहा है? नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो ये सेवाएं देके पैसे ले रहा है, क्या उसे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा? द आंसर इज यस। अब वो जॉब में भी और प्रैक्टिस में भी और सीओपी लेनी है, क्या गिल्टी हो जाएगा? हाँ। अब ये करना था तो कैसे करना था, पहले सीओपी लेना था और फिर इंस्टीट्यूट से परमिशन लेना पड़ती कि मैं सीओपी के साथ जॉब कर रहा हूँ। ये सब आगे की कहानी हो गई, ये सब आगे पढ़े। ठीक है भाई, आया समझ में आया? ओ इमोजी नहीं आ रहे हैं शशांक के, ओके, दूसरों के कुछ के आने लग गए हैं, बहुत बढ़िया, कुछ ने शेयर कर दिए, इससे समझ में आ गया। नो कंसिडरेशन, एक नंबर, बढ़िया, सुपर। चलिए शशांक तुम्हारे शब्दों से ही तुम काम चला लो अभी। ठीक बात है दोस्तों, तो ये समझ में आया, ये अगला पॉइंट हो गया कि कंसिडरेशन होना चाहिए। रेम्यूनरेशन आए अभी मिले बाद में मिले सब चलेगा, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की कैपेसिटी में। और डीमिंग सर्विसेज, नाउ वी विल कम टू व्हाट आर डीमिंग सर्विसेज। एक चीज और, क्या एक सीए सर्विस के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? द आंसर इज नो। यहां साफ साफ बोला है पार्टनरशिप करना है तो सिर्फ किसके साथ करना? सीए इन प्रैक्टिस के साथ ही पार्टनरशिप करेगा, ऐसा नहीं लिखा है सीए के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस के साथ। तो 2 प्रैक्टिसिंग सीए ही आपस में पार्टनरशिप करके काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्विक क्वेश्चंस है, फटाफट इसके आंसर देख लेते हैं। कैन अ सीए इन प्रैक्टिस एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अ सीए हु इज नॉट इन प्रैक्टिस? नहीं। Will a member providing accounting related services for consideration be deemed to be in practice? Yes. CA providing accounting services director of a company whether deemed to be in practice? Na. What are the various modes of practice for a CA? चलो ये थोड़ी ज्ञानवर्धक बात है, एक सीए कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकता है। 3 फॉर्म होते हैं, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल नाम से। पार्टनरशिप में उसका एक फॉर्म का नाम बनेगा, फॉर्म का नाम कैसा होता है? ईसीआई बोलता है फॉर्म के नाम के बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एंड शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 2 लोग हैं तो एंड नाम बीच में आ जाए, जैसे रहेजा एंड रहेजा, या आप अपने नाम के आगे एंड को एंड एसोसिएट लगा दो, सार्थक जैन एंड कंपनी, या लेट्स से फॉर एग्जांपल रणछोड़ दास एंड एसोसिएट्स। आप आईसीआई के पास अप्लाई करो, आप बोलो ये फर्म का नाम हमारे लिए दे दीजिए, आईसीआई चेक करेगा इस नाम की ऑलरेडी कोई फर्म रजिस्टर्ड तो नहीं है तो वो नाम आपके नाम पे रजिस्टर करके दे देगा। अब ये नाम आपका यूनिक नाम हो गया है, ये आपकी गुडविल हो गई है। अब आप इसमें जो काम करना चाहते हो करो, हर जगह आप साइन करना,
रणछोड़ दास एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन प्रोपराइटर। यह है प्रोपराइटरशिप, पर यही है फर्म। अगर मुझे फर्म नहीं बनाना है तो क्या मैं एज अ रणछोड़ दास सीए भी साइन कर सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, मेंबरशिप नंबर से साइन कर दो। पर इसमें दिक्कत यह है कि कभी आगे जाके आपको पार्टनरशिप वगैरह क्रिएट करने की इच्छा हुई तो पार्टनरशिप फिर सिर्फ फर्म के नाम से क्रिएट होगी। तो वहां पे आपने इतने साल जो प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस आपकी इंडिविजुअल नाम की बस आपके इंडिविजुअल सीओपी में काउंट हो गई। पर अगर आप फर्म बना लेते रणछोड़ दास एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये फर्म होती प्रोप्राइटरशिप और बाद में इसमें पार्टनर ऐड करना है, तो आईसीआई को आप बोल के इसका स्टेटस पार्टनरशिप में कन्वर्ट करा लो, तो स्टैंडिंग फर्म की रहेगी। तो कई जगह होता है टेंडर वेंडर में ऐसा बोलते हैं कि आपकी फर्म की 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल की स्टैंडिंग होना चाहिए, तो काउंट हो जाती है। पर आपको इतना झमेला नहीं लेना, आप इंडिविजुअल नाम से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 3 मोड है, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म। एक बात आईसीआई ने क्लियर कर दी है, जैसे कंपनीज एक्ट में कभी आपको रोटेशन के नियम इंटरमीडिएट के ध्यान हो तो वहां लिखा जाता है कि इंडिविजुअल को रोटेट करना पड़ेगा आफ्टर 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लेकिन फर्म को 2 टर्म मिलेगी। वहां पे फर्म का मतलब सिर्फ पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है। तो कंपनीज एक्ट में फर्म मतलब पार्टनरशिप, पर सीए एक्ट के अंतर्गत फर्म कैन बी पार्टनरशिप ऑल्सो, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल्सो, इट कैन बी इन द इंडिविजुअल नेम ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब डीमिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। किन किन सर्विसेज को डीमिंग सर्विसेज में शामिल किया गया, ये अपना शब्द है डिस्कशन का, डीमिंग सर्विसेज। जॉब के साथ छोटा मोटा प्रैक्टिस अलाउड है क्या? बिना परमिशन के अलाउड नहीं है। क्या मैं जॉब के साथ सीओपी होल्ड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, पर आपको आईसीआई से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगी। और परमिशन अपने कोर्स में है, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, क्या होगा। चलिए, ओहो कही कि नहीं आ रहे इमोजीज। जिनके आए हैं, अगर विंडोज में आए हैं तो थोड़ा सा चैट में लिखिए कि कैसे इमोजी आए, सबको बताऊं मैं। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। डीमिंग सर्विस याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। कभी ऐसे पूछते नहीं, अंडरस्टैंड कर लीजिए काफी। एक कॉमन टाइम दे दिया, एंगेजेस हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटिंग का काम कर रहा है। ऑफर्स और परफॉर्म्स, तो यहाँ पे वो आ गया रणछोड़ दास, ऑफर टू परफॉर्म। परफॉर्म नहीं किया, ऑफर किया तो भी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। क्या? ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बुक्स, preparation, verification, certification of accounting matters. Simply holds himself out to the public as accountant. Casually पढ़ लीजिए, कोई बारीकी में नहीं जाना। और provide professional services or assistance relating to any matter which is relating to financial facts or data. Or any other services he renders which in the opinion of counsel are rendered or may be rendered by a CA in practice. ये जो any other service है, ये समझना बड़ा important है। इन्हें नोटिफाइड सर्विस कहते हैं। तो सीए एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में 4 चीजें दी गई है। नंबर 1, engages in practice of accountancy. Number 2, offers to perform or perform services relating to auditing data and holding himself out as accountant. Number 3, providing professional services on financial data. And number 4, giving any of the specified services specified by the council. What is most important in all these is what are the specified services which have been specified by the council. काउंसिल ने अभी तक 2 सर्विसेज को नोटिफाई किया है, एक को कहते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, दूसरे को कहते हैं अदर नोटिफाइड सर्विसेज। तो जो सबसे पहली सर्विस नोटिफाई की गई है उसे कहते हैं बेटा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके लिए यहाँ पे क्या दिया गया है? ए, नोटिफाइड सर्विसेज में ए। नोटिफाइड सर्विस में बी क्या है? बी इज अदर सर्विसेज, रिप्रेजेंटेशन एंड अदर नोटिफाइड सर्विसेज, ये बी है। बस ये 2 ही नोटिफाइड है। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। आईसीआई बोलता है कि इनमें से कोई भी सर्विसेज अगर आप देते हैं तो यू विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। तो मेंबर इंडिविजुअली फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप performs any of these management consultancy services, he will be deemed to be in practice as well. If you are deemed to be in practice, first obtain COP, यानी ये सारी सेवाएं देने से पहले COP होना चाहिए। तो मुद्दे की बात यहाँ पर सिंपल सा ये है जो अपन पढ़ रहे हैं कि एक सीए अगर ये सर्विसेज इंडिविजुअली या पार्टनरशिप में
कंसिडरेशन के लिए देना चाहता है तो उसे पहले सीओपी लेना होगा। as he will be deemed to be in practice। तो भैया अगर आप मेंबर हो तो सीओपी लेके ही ये सेवाएं देना, बिना सीओपी लिए मत दे देना। हालांकि ये जितनी सेवाएं ये सब अगर आप सीए नहीं होते तो भी आप दे सकते थे, पर अगर सीए हो तो सीओपी लेके देना। चलिए किसी का सवाल क्वेश्चन आया, आई टेक दैट अप। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्या है, सिंपल याद रखने का तरीका, जितने एरियाज में एमबीए होता है ना वो सब की यहाँ पे दी हुई है एक्सेप्ट मार्केटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज सीए दे रहा है, डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आ गया क्या इसमें, उस पे आते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिलेटेड, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, परचेज मैनेजमेंट रिलेटेड, एचआर मैनेजमेंट, आईटी सिस्टम्स मैनेजमेंट, सब तरह की कंसल्टेंसी सब डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। मार्केटिंग शायद इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि सीए मार्केटिंग का ऐसे भी कोई ज्ञानी नहीं होता ऐसा माना जाता है। तो आप देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट सर्विस, सिस्टम मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मैनेजमेंट, ऑपरेशनल ऑडिट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च, क्वालिटी ऑडिट, वैल्यूएशन, एनवायरमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, रिकवरी कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एडवाइजरी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सब एमसीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज का पार्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजों पे मैं आपको फोकस करा देता हूं। उससे पहले नाम से समझ में आना चाहिए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी यहाँ पे आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हो, यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। आपका मेन उद्देश्य यहाँ पे सेवाएं देना है। ट्रेडर नहीं हो आप, सर्विस प्रोवाइडर हो आप। नंबर 1, क्या सर्विस दे रहे हो? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, ये सब। और आगे जाएं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, रिसर्च, वैल्यूएशन करना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना, हाँ बन सकते हो, अलाउड है। यू कैन बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑल्सो। होता है ना कंपनीज एक्ट में सेक्शन 247 में, बन जाओ, चलेगा बिंदास। कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने की, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, नया बिजनेस खरीदना नहीं खरीदना इस तरह की सेवाएं देना, सिस्टम मैनेजमेंट, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन वगैरह के काम, मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट आपके बिजनेस में, ये तो खैर अपने कोर्स में बिजनेस के ऑपरेशंस ठीक ठाक नहीं है उसको सुधार करने के काम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके आरओएल, सेफ्टी, स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल्स वगैरह ये सब सेट करने के काम, एचआर मैनेजमेंट, प्लेसमेंट कंसल्टेंसी देना, स्टाफ रिक्रूटमेंट में मदद करना, इंटरव्यूज कंडक्ट कराना, एचआर सर्च करना, लोगों को ढूंढ के रिक्रूटमेंट करवाना, अलाउड है कंसल्टेंसी वर्क, क्वालिटी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, ये कुछ ऐसे एरियाज है पहले आपके कोर्स में होते थे अब हटा दिए गए हैं। इसमें भी आप टीम का भाग बन सकते हो और हेल्प कर सकते हो। एनर्जी ऑडिट काफी चलता है, ये लोग बेसिकली एनर्जी सेविंग्स करते हैं, आप उस टीम का मेंबर बन सकते हैं। अब इसमें जो स्पेशल पॉइंट है अपन उस पर फोकस करेंगे। तो इस पर फोकस किस पे करना है? पहला अपन पढ़ेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आप नहीं दे सकते। दूसरा अपन पढ़ेंगे मर्चेंट बैंकिंग आप नहीं कर सकते। तीसरा आप पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर में आप रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते हो। चौथा अपन पढ़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी में आप फाइनेंशियल एडवाइजरी दे सकते हो पर ब्रोकरेज नहीं कमा सकते। पांचवा अपन पढ़ेंगे आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। छठा अपन पढ़ेंगे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे सकते हो। इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे।
A CA cannot do fund management. He can provide advisory services. फंड मैनेजमेंट एडवाइजरी में फ़र्क ये है कि फंड मैनेजमेंट में मैं आपसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी लेता हूँ, आपके पैसे आपके बिहाफ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ये काम सीए नहीं कर सकता। ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा, मैं कंसल्टेंट का काम कर सकता हूँ, मैं एडवाइस दे सकता हूँ यहाँ पैसे लगाओ, मैं आपसे पैसे लेके आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। स्पेसिफिकली मना किया है कि ये अलाउड नहीं, यानी कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अलाउड नहीं, यू कैन नॉट डू दिस। इसका मतलब अगर आप सीए इन प्रैक्टिस या डीम टू बी इन प्रैक्टिस बनना चाहते हैं तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अगर दोगे तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस का पार्ट नहीं। इसका मतलब मैं ये बिना सीओपी के दे सकता हूँ ऐसा कहना चाह रहे हो? आई विल कम टू दैट लिटिल लेटर, पर इतना जरूर बता दो कि आप अगर सीए इन प्रैक्टिस हो तो ये सेवा नहीं दे सकते। अब इसके लिए एक चीज और समझो, एमसीएस की लिस्ट इतनी बड़ी है, इसका मतलब क्या है? फॉर अ सीए इन प्रैक्टिस, what do you, in your opinion, the gamut of management consultancy services should be larger the better or lesser the better? Let me check your understanding. आप ऑलरेडी एक चेन प्रैक्टिस हो, आपके ओपिनियन में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज का स्कोप, गैमेट एज इन स्कोप, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा या जितना कम हो उतना अच्छा? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। आंसर दीजिए। किसी ने पूछा 3 मोड ऑफ प्रैक्टिस रिपीट कर दो। पहला पार्टनरशिप, सिंपल। दूसरा प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप इंडिविजुअल अपना एक फर्म का नाम रजिस्टर करके उस नाम से साइन करोगे हर जगह प्रोप्राइटर लिख के। तीसरा कोई फर्म का नाम नहीं है, आप अपने सीए जो सीए नाम जो सीए है वो अपने नाम से मेंबरशिप नंबर डाल के साइन करते। 3 फॉर्म। एक और सीसी ने सवाल पूछा है, जेड हु इज डूइंग जॉब इन अ कंपनी एज एम्प्लॉय, ही डोंट हैव सीओपी, ही फाइल्स आईटी रिटर्न ऑफ हिज इंजीनियरिंग फ्रेंड एंड टेक्स 1000 फ्रॉम हिम, विल ही बी अ मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस? यस। क्या वो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक बढ़िया शानदार सवाल पूछा है, आईसीआई को ये पता कैसे पड़ेगा? मैं रुका ही था कि इतनी देर से किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा। सवाल ये आया है अपने सामने कि आप दीजिए इसका जवाब, तक मैं ये ले रहा हूं कि अगर मैं जॉब में हूं और मैंने कोई अपने दोस्त का रिटर्न फाइल करके पैसे ले लिए तो आईसीआई को कैसे पता पड़ेगा? मेरा आपसे एक सवाल है, रवि शाह, इज चीटिंग अ क्राइम? द आंसर इज ए, यस, बी, यस इफ यू गेट कॉट। पूछता हूं मैं, लेट्स डू अ पोल ऑन दिस, मजा आएगा। इज चीटिंग अ क्राइम? यस, यस इफ यू गेट कॉट। मजा आएगा, मजा। चलिए वोट करिए इस पे। किसी ने बोला है सर कोई कंप्लेन कर दे तो पता पड़ेगा, ठीक बात है, इसका जवाब दो आप तो इससे समझेंगे अपन। फास्ट ट्रैक बैच है तो क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा कंसेप्ट बनाने में समय लगेगा, तेजी चलेगी, अभी अपन स्पीड आएगी अपनी, पर थोड़ा सा एक बार बेसिक क्लियर हो जाए ना अपने। क्या चीटिंग क्राइम है? यस, यस इफ यू गेट कॉट। एक और ऑप्शन देना था सर, यस इफ यू गेट कॉट, अदरवाइज इट इज एन आर्ट। टू चीट विदाउट बीइंग कॉट इज एन आर्ट। ये तो एक कला है सर, ये हर किसी के पास नहीं हो। Now if you are writing let me ask you a question. In exam if you get a question, सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थोड़े ना आते हैं, अरे आ गया, is cheating a crime? Your answer should be yes or yes only if one gets caught. एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कभी आपको तो आप क्या लिखोगे? क्या चीटिंग अपने आप में एक क्राइम है
हाँ है सर, नहीं तभी है सर अगर आप पकड़े जाओ तो। लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू से। अरे यार अभी भी नहीं मान रहे हो, क्या कर रहे हो भाई मेरे दोस्त। एक चीज समझना, कभी भी भूल के भी आप एग्जाम में ऐसा मत लिख देना कि पकड़ में आया तो गिल्टी माना जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं कानून क्या कहता है, आप बोलोगे कानून ऐसा कहता है। ये अलग बात है कि ये चीज अगर डिस्प्यूट में गई तो फिर एविडेंस लाना पड़ेंगे प्रूव करने के लिए कि ऐसा हुआ है। कानून क्योंकि अंधा होता है भारत में, भारत का तो खैर लूला लंगड़ा भी है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जब तक एविडेंस नहीं परोसोगे वो मानेगा नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे आंसर में लिखोगे इफ एविडेंस वाज ऑब्टेन्ड। यानी अगर आपको बोलते कि एक सीए ने काम ढंग से नहीं किया पर सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिए ताकि पकड़ में नहीं आए कि उसने काम ढंग से नहीं किया है, क्या वो गिल्टी है? आपका आंसर होगा है। रियल लाइफ में हो सकता है वो ना, पर आप एग्जाम में कृपा करके ऐसा मत लिखाना। यानी इन जनरल अपन पूरा लॉ जब भी पढ़ते हैं तो अपन ये नहीं पढ़ते कि पकड़ में आएंगे तो गिल्टी होंगे नहीं तो नहीं होंगे। अपन ये पढ़ते हैं ये गलत है। ऑब्वियस सी बात है अगर ये प्रूव हुआ तो ही आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, पर कृपा करके आप एग्जाम में मत लिखाना कि अगर पकड़े गए तो पेनल्टी लगेगी। So if you get a question that a chartered accountant while he was in service was also doing part-time some other accounting work and earning income out of it, he was deemed to be in practice but he didn't obtain COP. Is he guilty given the fact that ICA didn't know about it? तो आप ये बोलोगे yes he is guilty क्योंकि ऐसा करना गलत है। ये मत लिख देना कि जब तक पता नहीं पड़े तब तक गिल्टी नहीं। क्या कर रहे हो भाई, कानून पढ़ रहे हैं, लिखेंगे ऐसा एग्जाम में, रियल लाइफ की बात अलग है। ठीक है जी, चलिए ओके। नहीं विच ये आया भाई सबको समझ में। तो इसलिए क्या चीटिंग क्राइम है एग्जाम के लिए? यस। रियल लाइफ में ओनली इफ यू गेट कॉट, अदरवाइज इट्स ए नॉट। ठीक, तो आगे से अपन कभी भी दिमाग में ये डाउट आए कि सर ये पकड़ में कैसे आएगा, तो आप सोचना अपन वो नहीं पढ़ रहे, अपन अभी ये पढ़ रहे हैं कि भैया ये गलत है या सही है, खत्म। सही बताऊं तो आपको लगेगा सर इसलिए तो अपन कहते हैं ना कि रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ और थियोरेटिकल नॉलेज में बहुत फर्क है और इसलिए ये एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब है क्योंकि ये रियल लाइफ से दूर है। बिल्कुल गलत है दोस्त, ऐसा नहीं। देखो लॉ जितना अच्छे से सीखोगे ना उतने अच्छे से तोड़ पाओगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर लॉ तुमने ढंग से पढ़ा ही नहीं है तो तुम हवा में लॉ को तोड़ोगे ये सोचते हुए कि मैंने तोड़ा ही नहीं और बाद में फंस जाओगे। पर अगर आपको लॉ की बारीकियां बहुत अच्छे से मालूम है तो आप इस कदर उसको तोड़ोगे कि पकड़ में नहीं आओगे। ये कोड ऑफ एथिक्स की क्लास ऐसी अपन में भी आप सीए बन गए उसके बाद लेंगे, हाउ टू फॉलो और वायलेट कोड विदाउट गेटिंग कॉट। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रेलेवेंस नहीं है। ठीक है भाई, चलिए शशांक भाई धन्यवाद। आए अब अपन यहाँ पर। तो सबसे पहले व्हाट आई वाज सेइंग इज, हाँ अब मेरे सवाल का दूसरा, ये तो मैंने वो क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन कुछ और था। सीएन प्रैक्टिस आपके ओपिनियन में द गैमेट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज जितनी बड़ी रहेगी उतना खुश रहेगा वो या जितनी छोटी? मेजॉरिटी ऑफ यू गॉट राइट, कूल। लार्जर द बेटर, व्हाई? बिकॉज एक चीज समझना, एज ऑल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज कैन बी गिवन by a CA in practice is the आप एक चीज समझो, ये एक ऑल्टरनेटिव कमेंट हो गया एक तरह से, आप यूं समझ लीजिए कि एक ये ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन आ गया। क्या इंटरप्रिटेशन आ गया? और ये क्या हुआ? चलिए जी इग्नोर मार दिया मैंने गिफ्ट को। तो अभी आप देखिए, एक ये काम करोगे तो आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो। इसका मतलब इंस्टीट्यूट मानता है कि ये सारे काम सीए इंडिविजुअल या पार्टनरशिप की कैपेसिटी में अगर फॉर अ कंसिडरेशन करेगा तो वो डीम टू बी इन प्रैक्टिस है। यानी इंस्टीट्यूट मानता है कि ये सारे काम सीए वाले। तो अगर आप सीए इन प्रैक्टिस में हो तो इसका मतलब ये सारे काम आप कर सकते हो। अगर आप इसके बाहर कोई काम करोगे तो माना जाएगा कि वो आपके सीए प्रैक्टिस के अलावा वाला काम है। और अपन आगे पढ़ेंगे कि अगर एक सीए को अपने प्रैक्टिस स्कोप के बाहर कोई भी काम करना है तो फिर उसको आईसीआई की परमिशन लेना पड़ेगी। तो ये कैसा हो गया आप लॉजिक? सीए प्रैक्टिस में नहीं है, ये वाले काम करना चाहता है, डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो जाएगा। आप प्रैक्टिस में हो, ये वाले काम करना चाहते हो, बिंदास करो। इसके अलावा कोई काम करना चाहते हो तो परमिशन लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर अपन एक क्लॉज पढ़ेंगे, क्लॉज 11 पार्ट 1 शेड्यूल 1, जिसमें कहा गया है कि इफ अ सीए हु इज इन प्रैक्टिस वांट्स टू एंगेज इन एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन ही विल हैव टू टेक अ परमिशन ऑफ द काउंसिल। तो एमसीएस में अगर 10 चीजें आई हैं और आप सीए इन प्रैक्टिस हो तो आप ये सब कर सकते हो। ये सब सीए का ही काम माना जाएगा। पर इसके बाहर कोई चीज है 11वीं, वो आप करोगे तो आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं माने जाओगे। पर अगर आप ऑलरेडी डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो तो वो 11वीं चीज करने के लिए आपको आईसीआई की परमिशन लेना पड़ेगी।
यानी मुद्दे की बात एकदम सिंपल हो गई है। अब इसके बेसिस पे मुझे सी इन प्रैक्टिस के अलावा सर्विसेज बाय अ सी इन प्रैक्टिस, तो आप ये समझ लीजिए कि दिस इज बेसिकली द गैमेट ऑफ डीमिंग सर्विसेज अंडर सेक्शन 22। ठीक है, ये सारी सर्विसेज कौन दे सकता है? ये सारी सर्विसेज कौन दे सकता है? तो इफ यू आर अ सी इन प्रैक्टिस, तो अगर आप एक सी एन प्रैक्टिस हो तो आप बिंदास ये सारी सर्विसेज दीजिए। लेकिन अगर एक सी एन प्रैक्टिस कोई दूसरी सर्विस देना चाहेगा जो गैमेट के बाहर है, तो देन ही विल हैव टू सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ काउंसिल। ऐसा अपन कहाँ पढ़ने वाले हैं? आप अभी चाहें तो लिख लीजिए, क्लॉजेस पढ़ेंगे अपन क्लॉज 11 पार्ट 1 शेड्यूल 1 में। सिमिलरली अगर एक सीए नॉट इन प्रैक्टिस है, अब ये कौन से काम करना चाह रहा है? ये खुश है नॉट इन प्रैक्टिस, ये कौन से काम करना चाह रहा है? अब समझ नहीं आ रहा दुखी है या खुश है, खैर। सो ही इज वांटिंग टू डू वर्क which are outside the 2-2, so then there is no problem. But if he wants to any of this work, then he will be deemed to be in practice. So needs to obtain COP. Plus will also have to obtain permission to continue doing his other work. ये परमिशन कहाँ लेना है? वही क्लॉज 11 पार्ट 1 शेड्यूल 1 में। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो आपके लिए सी एन प्रैक्टिस ग्रीन वाला एरिया जितना बड़ा होगा वो सारी सेवाएं आप बिंदास दो, कोई परमिशन नहीं लेना। उसके बाहर गए तो परमिशन लेना पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कहां पर आती है दोस्तों? वो यहां आती है। तो आईसीआई क्या बोलता है कि भैया अगर आपको तो सेवाएं इन्वेस्टमेंट एडवाइस की देना है चलेगा, पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में अलाउड नहीं, ये बाहर की। और इसके लिए आईसीआई ने साफ बोल दिया है कि इसकी हम आपको परमिशन भी नहीं देने वाले, तो मांगना मत। कब? जब आप सीएन प्रैक्टिस। पर अगर मैं सीएन प्रैक्टिस ही नहीं हूँ और पीएमएस की सेवाएं देता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ, करो, कोई दिक्कत नहीं, आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस भी नहीं हो क्योंकि ये बाहर की सर्विस है। ऐसा आया? आप समझ में आया? आई होप दिस हेल्प्स यू टू बेसिकली गेज द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, दिस इज बेसिकली जस्ट टू गिव यू अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, तो आपका सवाल जो है श्रुतिका, आई थिंक दैट इज आंसर्ड। We students are not allowed to file return on our relatives for consideration before clearing our exams and obtaining COP. I mean, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप करो ना, क्यों दिक्कत है? एक चीज समझना, अगर आप इनमें से कोई भी सेवाएं दे रहे हो और आप मेंबर ही नहीं हो तो आपके ऊपर ये सब कुछ लग ही नहीं रहा है। इन सबको लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है मेंबर होना। इफ यू आर नॉट अ मेंबर यू प्रोवाइड दी सर्विसेज, नो प्रॉब्लम। अगर आईटी रिटर्न भरना है विदाउट होल्डिंग सीए इन प्रैक्टिस, अगर सजा है तो हमें ये सजा मंजूर है। चलिए एनी विच, तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न सीए बनने के बाद भरने के लिए भी आपको सीओपी लेना पड़ेगा? यस, यू आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। चलिए, मना क्या किया गया है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी अलाउड है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सी इन प्रैक्टिस इज मैनेजिंग फंड्स ऑफ एनआरआई। कोई एनआरआई फ्रेंड है, उसका फंड मैनेजमेंट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में एनआरआई सिर्फ एक डाइवर्जन के लिए दिया गया, ध्यान भटकाने के लिए आपको एनआरआई दे दिया गया, और कोई उसका कोई पर्पस नहीं। समझ में आ रहा है? आप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए वहां पे ऐसा रख दिया गया। जैसे आप समझ लीजिए कि से फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम चल रही है, एग्जाम में इन्विजिलेटर ने आपको सबको क्वेश्चन पेपर बांट दिए,
और उसने जान करके एक क्वेश्चन पेपर अलग से लेके उसको ऐसे पलट के उसके ऊपर ऐसे डब्बा रख के उसको आसपास से ऐसे हर तरह से प्रोटेक्ट करके रख दिया कि किसी को दिखे नहीं। हालांकि कुछ नहीं था, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर था, लेकिन स्टूडेंट को क्या लगा, अरे यार उसमें कहीं सजेस्ट आंसर तो नहीं है, टिक विक तो नहीं है, काम का तो नहीं। तो एनआरआई फंड मैनेजमेंट क्वेश्चन आ चुका है। मैं एनआरआई से कंफ्यूज मत होना, फंड मैनेजमेंट यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पैसे लेके इन्वेस्ट करना प्रोहिबिटेड है, नहीं चाहिए। ठीक है सर, मार्क नोट्स भी शेयर कर दो। ये मैंने ये वाले तो शेयर कर दिए हैं, ये वापस से लिंक शेयर कर देता हूँ बोर्ड नोट्स की। रही बात एनोटेशन वाली फाइल की, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये वंस अगेन आई हैव शोड दिस बोर्ड नोट्स। ये जो ड्रोन चार्ट है ये आपके साथ मैं कल थोड़े शेयर कर चुका हूँ, शुरू के कुछ पेजेस आप वहाँ से रेफर कर लीजिए। उसके आगे के ड्रोन चार्ट्स आप फिजिकली देखेंगे। ये जो मैं एनोटेशंस इस पे लिखता हूँ, ये बैच पूरी कंप्लीट होने के बाद पूरे एनोटेशन वाली फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी डिजिटली, आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में देख पाओगे, पर अभी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अभी अपने पास बुक्स नहीं आएगी तो कोड ऑफ एथिक्स की मैं क्या करूंगा, मैं भी 3-4-5 दिन बाद एक बार पीस मिली अपडेट करते जाऊंगा। ओके कूल। सेकेंड, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज अलाउड नहीं है। मर्चेंट बैंकिंग इन्वॉल्व्स अंडरराइटिंग, तो अलाउड नहीं है। बट इफ यू आर ओनली कंसल्टेंट टू एन इशू and no underwriting involved, then okay। ऐसे ही बोलता है कि जब पब्लिक इशू आता है तो कई सीए कंसल्टेंसी देते हैं और वो बताते हैं कि भैया चलो ठीक है, इस इशू को ऐसे मैनेज करेंगे हम, आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार से, बैंकर से, सबसे कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करेंगे, सारी सेवाएं दे सकते हो आप, कंसल्टेंट की सेवाएं। पर आप कंपनी को ये नहीं बोल सकते आपके शेयर में बिकवाऊंगा, नहीं बिके तो मैं खरीदूंगा। ये अंडरराइटिंग, ये अलाउड नहीं है। सेबी ने अलग अलग कैटेगरी के मर्चेंट बैंकर बना रखे हैं 1 2 3 4, जिसमें एक फोर्थ कैटेगरी का मर्चेंट बैंकर होता है जो अंडरराइटिंग नहीं करता है, सिर्फ कंसल्टेंसी देता है, वो आप बन सकते हो। तो अगर एग्जाम में आए कि वी आर अ मर्चेंट बैंकर बट वी आर नॉट डूइंग अंडरराइटिंग बट आर ओनली कंसल्टेंट टू एन इशू, आर वी गिल्टी इफ वी आर अ सी इन प्रैक्टिस? नो, नॉट गिल्टी। क्वेश्चन आए, I am a merchant banker, I am also underwriting the public issue of the client. Guilty? Yes, because a CN practice cannot do that, assuming you are a CN practice. क्वेश्चन सिंपल आता है, CN practice is doing merchant banking activities. Guilty? Answer is yes, guilty. तो मर्चेंट बैंकिंग सिर्फ लिखा है मतलब उसमें अंडरराइटिंग नॉर्मली इन्वॉल्व होती है, तो आपको गिल्टी माना जाएगा, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, जो स्पेसिफिकली मना किया उसकी परमिशन भी मत मानना, इंस्टीट्यूट देगा भी नहीं अगर आप सीन प्रैक्टिस हैं तो। थर्ड, बैंकिंग सेक्टर में आप रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते हो। पहली चीज ध्यान रखना कि यहाँ रिकवरी कंसल्टेंट लिखा है, रिकवरी एजेंट नहीं लिखा है। ऐसा नहीं कि आपने 10 बाउंसर टाइप के आर्टिकल पाल लिए और आपने बोला कि चलो भैया अपन वसूली का काम करते हैं। बहुत सारी बैंक अपने पास कॉन्करेंट ऑडिट है, हर जगह बैड डेट्स एनपीए दिखता है, तो मैंने बोला अपन ही अपने बाउंसर रख ले, सारी आर्टिकल रख लेते हैं, और इनको क्या करेंगे, जितनी बैंक का काम कर रहे हैं उनको बोलेंगे भैया आपकी रिकवरी का काम भी हमको दे दो, हम रिकवर करेंगे। हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स के लिए पेपर में इश्तिहार भी देते हैं, इश्तिहार में भी लिखा होता है लुकिंग फॉर सीए आर्टिकल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम हाइट 6 फीट, कलर डार्कर द बेटर, वेट स्टाइपेंड इन प्रपोर्शन टू द वेट, ऐसी ऐसी अपन ने चीजें दे रखी है ना। तो और ये रिक्वायरमेंट दे रखी है कि भैया ये क्या 22 होना चाहिए और ये सब। मुद्दे की बात समझो अब आप, इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपका ये काम थोड़ी ना है कि आप रिकवरी करवा के दो एज एन एजेंट, आप कंसल्टेंट बन सकते हो। इनफैक्ट आरबीआई एम्पैनल करता है किसको, रिकवरी कंसल्टेंट को। आप रजिस्टर कर सकते हो आरबीआई में, फिर आप लीगल फॉर्म में ऑथराइज्ड रूप से बैंक के जितने बैड या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनके पास जाके निगोशिएट करके रिकवरी में बैंक को असिस्ट कर सकते हो, और एक परसेंटेज बेसिस पे बैंक से फीस चार्ज कर सकते हो अमाउंट रिकवर्ड। जैसा लिक्विडेटर करता है ना लिक्विडेशन में, वैसे ही अपन रिकवरी में करते हैं। तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी बन सकते हो, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी बन सकते हो, आप रिकवरी कंसल्टेंट भी बन सकते हो। पर ध्यान रखना, रिकवरी कंसल्टेंट सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को अलाउ किया गया, यानी कि कल दिन कोई टेलीकॉम कंपनी बोले कि यार हमारे पोस्टपेड कस्टमर पैसे नहीं दे रहे, आप कंसल्टेंट बन जाओ, हम वहां पे नहीं बन पाएंगे, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए अलाउ किया गया। चलिए, स्टिल नॉट गिवन इन द टेलीग्राम लिंक, ये दिया ना मैंने टेलीग्राम का लिंक तो। ठीक है जी, ओके जी। That's it. So this is a recovery consultant. Similarly,
इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स की आप एडवाइस दे सकते हो क्लाइंट्स को, क्या यार ये वाले इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दो या ऐसा कर लो, पर आप उनकी पॉलिसी बेच के उनसे कमीशन नहीं कमा सकते। क्या हुआ था बीच में, ऐसा हो गया था कि क्योंकि आईसीआई आपको एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बनने की परमिशन नहीं देता था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, सीए लोगों को एज ए कंसल्टेंट एम्पैनल कर दिया और बोला आप एजेंट नहीं हो, कंसल्टेंट हो, आपको सिर्फ क्लाइंट को एडवाइस करना, और जो भी क्लाइंट को आप हमें इंट्रोड्यूस करोगे उससे जो भी वो पॉलिसी लेगा वो पूरी पॉलिसी का हम आपको एक परसेंटेज ब्रोकरेज देंगे, और ये ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस के नाम से आएगी, कमीशन के नाम से नहीं। तो आईसीआई ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि भैया आप एडवाइजरी दो, पर आप ब्रोकरेज कमीशन किसी भी नाम से इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी के प्रपोर्शन में, किसी प्रकार का प्रीमियम के प्रपोर्शन में कोई पैसा रिकवर नहीं कर सकते। चलिए, मर्चेंट बैंकिंग के लिए अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या परमिशन मिलेगी? अगर आप सीएन प्रैक्टिस है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मर्चेंट बैंकिंग के लिए अप्लाई भी मत करना, इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया, अलाउड ही नहीं है, देंगे ही नहीं। तो यहाँ पे जो जो चीजें एक्सक्लूजन्स में लिखी हुई है ये सब ऐसा है कि इंस्टीट्यूट परमिशन देगा ही नहीं आपको, आप मांगना भी मत ऐसा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अंडर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईबीसी आप बन सकते हो और आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम कर सकते हो। अब ये नया एडिशन है, ये जो न्यू लिखा है ना, ये अमेंडमेंट में आया है, इसलिए इस पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना। आईसीआई ने बोला है ऐसे जितने भी प्रैक्टिशनर टाइप के काम होते हैं, कौन से वाले, ये सारे वो वाले तरह के काम है, आप यूं कह लीजिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है, रिटर्न फाइल करना, रिकंसिलिएशन के काम करना, जीएसटी प्रैक्टिशनर होता है, रिटर्न भरता है, ये सब काम चलेंगे, ये सब अलाउड है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सर्विस, आपका डेटा हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी फॉर्म वगैरह फाइल फिल करना आपके बिहाफ पे, फॉर्म आपके बिहाफ पे सबमिट करना, ड्यू डेट पे आपको रिटर्न्स वगैरह की याद दिलाना, भरवाना, जीएसटी प्रैक्टिशनर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सब चलेगा। ये हो गई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज और रिप्रेजेंटेशन एंड अदर नोटिफाइड सर्विसेज। अब आप बोलोगे सर इसमें टैक्स कंसल्टेंसी तो कहीं आई नहीं, तो वो यहाँ पर आती है। यहाँ पे कहा गया है कि दो चीजें, पहला अगर आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव और एज एन एडवाइजर फॉर कॉस्टिंग, फाइनेंशियल और टैक्सेशन मैटर्स काम करते हो, डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। तो कॉस्ट, फाइनेंशियल और टैक्स तीनों में से किसी भी मुद्दे पे अगर आप एडवाइजरी भी दोगे, कंसल्टेंसी भी दोगे, यू विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, मान लिया जाएगा कि भैया आप क्या हो प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसमें टैक्स कंसल्टेंसी आ गई। सेकंड, अगर आप लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, रिसीवर की तरह काम करते हो तो अभी मान लिया जाएगा कि आप डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। लिक्विडेटर आप समझते हो, कंपनी के लिक्विडेशन में एसेट बेचता है। ट्रस्टी कौन होता है? बेसिकली ट्रस्ट में ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं जो उस ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मैनेज करते हैं। एग्जीक्यूटर कौन होता है? बेसिकली डेथ के केस में जो विल एग्जीक्यूट कराता है, या बेसिकली ये काम आप कर सकते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसकी फीस भी चार्ज कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? तो कोई आदमी आउट ऑफ इंडिया चले गया, अपनी प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ गया, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके कि मेरी एब्सेंस में ये एडमिनिस्टर करेगा। आर्बिट्रेटर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कराने वाले, मांडवाली कराने वाले फीस चार्ज करते चलेगा। रिसीवर, जब कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है, सीए वो काम कर सकता है पर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजें सीए इन प्रैक्टिस कर सकता है, इनमें से कुछ भी आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल कैपेसिटी में फॉर अ कंसिडरेशन करोगे, डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। फैमिली में झगड़े हो गए, मैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, आर्बिट्रेशन का काम कर रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा, तो ये सब कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस है। इसके अलावा कहा गया है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ या कोई लीगल अथॉरिटी के लिए सेक्रेटरी का काम करते हो तो भी आप डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस हो, अनलेस आप वहां पे जॉब में काम कर रहे हो। जॉब में कर रहे हो तो फिर आप डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि आप एज एन एम्प्लॉय करो। और एक आखिरी छोटा सा मुद्दा सुन लीजिए, क्या मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले सकता हूँ? अपन आगे पढ़ेंगे। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने बोल दिया इंश्योरेंस कंपनी से आप कोई कंसिडरेशन किसी भी नाम से नहीं ले सकते। चलिए एक आखिरी छोटा सा मुद्दा, सपोज मैं सीए भी हूँ और सीडब्ल्यूए या सीएमए भी हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों। जैसा अपना कोड ऑफ एथिक्स है वैसे ही आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनका भी नाम आईसीआई, अपना भी आईसीआई, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने
भी ऐसा कोड बनाया है जिसमें बोला है कि कोई भी सीएमए अगर कॉस्टिंग रिप्रेजेंटेशन सर्विस देगा तो ही विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, माना जाएगा कि इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। अब मैं सीए भी हूं और सीएमए भी हूं, मैं कॉस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो वो भी मुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान रहा है, आईसीआई भी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान रहा है। आखिरकार में सीओपी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस किसका सीओपी लूं? क्या मैं 2 सीओपी होल्ड कर सकता हूं? तो सबसे पहली चीज सुन लो, आईसीआई बोलता है कि अगर सीए के सीओपी के साथ आप सीएमए या सीएस का सीओपी होल्ड करना चाहते हो तो हमें दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड वो इंस्टीट्यूट को दिक्कत ना हो, और उन इंस्टीट्यूट को दिक्कत है वो मना करते हैं, तो इसलिए नहीं कर सकते आज की तारीख में रियल लाइफ में। क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे आईसीआई अलाउज प्रोवाइडेड अदर इंस्टीट्यूट अलाउ, हाउएवर अदर इंस्टीट्यूट्स आर नॉट अलाउड, सो वी कैन नॉट हैव 2 सीओपीज ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। सेकेंड, अब प्रॉब्लम यह है कि मैं कॉस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मैं आईसीआई कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में भी डीम टू बी इन प्रैक्टिस हूं और यहां भी डीम टू बी इन प्रैक्टिस। तो आईसीआई, आईसीएसआई और कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का आपस में एक अग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी ओवरलैपिंग सर्विसेज हैं जो कॉमन है, जैसे कि कॉस्ट एडवाइजरी, जिसके कारण आप 2 इंस्टीट्यूट में डीम टू बी इन प्रैक्टिस बन रहे हो, तो ऐसे केस में कोई भी एक सीओपी आप ले लो और फिर उस सर्विस देने के कारण दूसरा इंस्टीट्यूट आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं मानेगा। ये हमारी आपसी सिस्टर कंसर्न्स कहते हैं आईसीएआई, आईसीएसआई और कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का। तो ये अपनी आपसी एक अंडरस्टैंडिंग है, इतनी सी एक छोटी सी बात है, ठीक है। दिस कवर्स अप ऑल योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस। यहाँ तक का हमारा डिस्कशन हो गया है, यहाँ तक आप पढ़ सकते हो। तो अगर आपको पढ़ना है आज तो यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली स्टडी टिल पेज नंबर 11 of your drone charts, but not starting from the beginning, only starting from page number 9, let's say, or let's say 8. So 8, 9, 10, 11 is what you can read. So if I give you DC से आप क्या रेफर कर सकते हो, 8 to 11 के पेजेस आज आप पढ़ सकते हो। होमवर्क में क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, इफ यू गॉट द क्वेश्चन बैंक वंडरफुल, नहीं तो मैं क्वेश्चन बैंक का इनिशियल पोर्शन आपके साथ शेयर करूंगा, ओपन फाइल शेयर कर दूंगा, आप आसानी से पढ़ लीजिए। यू कैन डू क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम, अरे मैं भी यहाँ से क्यों देखूं, मेरे पास इतना बढ़िया इंडेक्स है, मैं यहाँ से दूंगा। यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 4 to 7, तो होमवर्क क्वेश्चन 4 to 7, दैट्स इट। आज बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं आपको करने के लिए, मे बी फॉर द इनिशियल डेट। ड्रोन चार्ट शुरू के कुछ पन्ने प्लस क्वेश्चन बैंक के शुरू के कुछ पन्ने में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट हुआ। आई विल बी हियर फॉर 5-10 मिनट्स, इन केस इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन बेसिकली आंसर दोज डाउट्स। ये डाउट्स का जो भी डिस्कशन होगा इसको मैं अलग से रिकॉर्ड करके जीडीपीडी के हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दूंगा। आपको डाउट सॉल्विंग कभी सुनने की इच्छा होता है वॉलंटरली देख सकते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात, जाने से पहले डेली बेसिस पे जैसे ही क्लास खत्म होगी लॉग ऑफ करने से पहले आपको चैट में यहाँ पर एक कमेंट छोड़ के जाना है अबाउट द टुडे सेशन। हाउ वाज इट, गुड, एक्सीलेंट, अमेजिंग, नॉट सो गुड, वी हैड दिस प्रॉब्लम, दिस कुड हैव बीन बेटर, दिस वाज वेरी नाइस, वी वांट मोर ऑफ दिस, एनीथिंग लाइक दिस व्हाट यू वांट टू से। बिकॉज लाइव बैच होती फेस टू फेस वाली, तो उसमें चेहरे दिखते हैं, तो देन वी कैन बी मोर रेलेवेंट सीइंग देयर आईज एंड द बॉडी लैंग्वेज, एंड देन वी कैन सूट आवरसेल्व्स. I am never those kind of a faculty who's been able to teach in a studio without student, because I think I am not being able to very relevant and मेरा theory subject है तो I want interaction as well. So इसलिए आपका feedback हमें हमारे lectures को वैसे fine tune करने में थोड़ी सी मदद करेगा, तो इसलिए आप definitely ये चीज़ करिएगा। क्लास का टाइम अपना 6 to 8 रहेगा। वो तो कल फर्स्ट डे का कुछ थोड़ा वो कुछ स्टूडेंट्स ऐड होने में टेक्निकल इशू आ रहा था, इसलिए उनको टाइम देना था। पहले दिन नहीं ज्वाइन कर पाते, वो ठीक नहीं लगता, इसलिए अपन ने उनको कल थोड़ा सा फर्स्ट अपनी इंट्रोडक्शन क्लास लेट शुरू करी। अदरवाइज डेली विल बी 6 to 8, ठीक है। चलिए, टुमारो फर्स्ट 10 minutes विल बी स्पेंडिंग ऑन रिविजन विच विल बी अवेलेबल ऑन दी ऐप। इनफैक्ट कल हमारा लेक्चर 1 part B होगा, तो रिविजन हम परसों करेंगे, 2A में हम रिविजन करेंगे, राइट। कूल। चलिए, थैंक यू फॉर द डे एंड नाउ वील टेक डाउट्स।